अध्याय 551 डुओलुओ शहर। अपनी आत्मा सीलिंग शक्ति को ताज़ा करने के बाद उन्होंने सीधे पूर्व की ओर बिजली एस्केप का उपयोग किया। इस बार उसका पूरा शरीर काली बिजली से लिपट गया और उसका शरीर वहीं गायब हो गया। वह जहां से भी गुजरता, कोई भी प्राणी या इमारत उसके बचाव मंत्र के प्रभाव को रोक नहीं पाती। मानो पानी में फेंका गया कोई छोटा सा पत्थर ही उसे रोक न सके। इसके अलावा उसने अपनी बिजली से बचने की दूरी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, और जिस समय उसने बिजली से बचने की कोशिश की, उसी समय उसने बिजली से बचने की कोशिश को रद्द कर दिया। लेकिन फिर भी जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि वह पहले से ही फान्यू शहर से 30 मील दूर था। धिक्कार है! यह बिजली इतनी तेज है कि इसे समझना मुश्किल है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और वह केवल फान्युए शहर के जानवरों के बाड़े को खोजने के लिए पश्चिम की ओर भाग सका। हालांकि बिजली का यह पलायन शक्तिशाली था, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। यह बिना एक पल भी इस्तेमाल किए अर्जुन को 100 मील दूर प्रकट कर सकता था। इतने सीमित समय में अर्जुन के वर्तमान क्षेत्र में वह सटीक दूरी को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। सौभाग्य से इस क्षेत्र में कोई उच्च स्तरीय गश्ती मार्शल कलाकार नहीं थे, जिससे अर्जुन एक कठिन परिस्थिति से बाल बाल बच गया। इसके बाद वह फान्यू शहर लौट आया और गेल ग्रिफिन को लेकर पूर्व की ओर चौथे शहर डोलुओ शहर की ओर चला गया। डुओलुओ शहर फान्यू शहर से 23,000 मील पूर्व में स्थित था। अर्जुन आधी रात को ही डुओलुओ शहर के आसपास पहुंच चुका था। मैं अब इसे नहीं पहन सकती। मैंने अभी फैन्यू शहर में हंगामा मचाया था और बाघ का डिजाइन पहना था। क्या मैंने सबको नहीं बताया था कि मैं फैन्यू शहर से आई हूं? अर्जुन ने अपनी पीठ पर बने बाघ के चित्र को फाड़ दिया। दूर डुओलुओ शहर की रात की रोशनियां पहले ही दिखाई दे चुकी थीं। दूर से ही पूरा डुओलुओ शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। 9 आकाशों के युद्ध में बस 6 महीने बाकी थे। हर कोई इस भव्य अवसर के आगमन का खुशी से जश्न मना रहा था। डुओलुओ शहर के ऊपर एक विशाल रत्न चुपचाप तैर रहा था, जो अर्जुन के आगमन से चमक नहीं रहा था। इस क्षण अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अंधेरी रात में एक पेड़ की ओर अपनी नजरें गड़ा दीं। उपनगरों में हवा बहुत तेज थी। सरकारी सड़क के दोनों ओर के पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। बस वही पेड़ निश्चल था। पेड़ों के पत्ते मौत की तरह खामोश थे। पेड़ की चोटी पर एक काली आकृति कंधे पर हाथ रखे चुपचाप खड़ी थी। मूल वापसी का 7वां स्तर। अर्जुन ने काले कपड़े पहने आदमी के दायरे को देखा और उसे न देखने का नाटक किया, जबकि वह उड़ना जारी रहा। जब अर्जुन उस आदमी के सिर के ऊपर से उड़ा, तो उसका शरीर हल्का सा हिला और वह फिर से प्रकट हो गया। वह पहले से ही गेल ग्रिफिन की पीठ पर अर्जुन के पीछे खड़ा था। फूलों का हत्यारा! अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। हत्यारों की परख बेहद तेज थी। वे रात में छलावरण को देखकर भेस बदलने की तकनीकों का पता लगा सकते थे। हत्यारे की हरकतें बेमिसाल थीं। वह चुपचाप ग्रिफिन की पीठ पर खड़ा था। उसका वजन सचमुच एक पंख जितना था। ग्रिफिन जरा भी अंदर नहीं धंसा। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हत्यारे ने उसके कंधों को गले लगाया और अर्जुन की पीठ पर उदासीनता से कहा, तुमने पहले ही देख लिया है कि मैं प्रकट हो गया हूं, है ना? अर्जुन मूलतः यह दिखावा करना चाहता था कि उसे कुछ भी पता नहीं है और वह आगे की ओर उड़ता रहेगा, लेकिन हत्यारे ने उसकी हरकतों का पर्दाफाश कर दिया। अर्जुन ने चौंकने का नाटक किया और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? हत्यारे ने भावशून्यता से कहा, तुम्हारे हाव भाव को छिपाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी धड़कन अतुलनीय रूप से स्थिर है। ऐसा लगता है कि यह तुम ही हो। हा हा! अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम्हारे जैसे शीर्ष हत्यारों को धोखा देना आसान नहीं है। हत्यारे ने उंगलियां चटकाईं। अचानक रात में आसमान में 3 काली परछाइयां उभर आईं। गेल ग्रिफिन बिना किसी चेतावनी के नीचे गिर गया और पूरे ग्रिफिन का सिर गायब हो गया। 3 हत्यारों में से
अर्जुन के ठीक सामने खड़ा एक हत्यारा अचानक हवा में एक प्रतिबिंब में बदल गया और गायब हो गया। उसने अर्जुन पर अत्यंत तीव्र गति से हमला किया। यह गति भयावह रूप से तेज थी, यहां तक कि शैतान सागर में अर्जुन द्वारा सामना किए गए हथियारों से भी तेज। कुलीन वर्ग। ये 4 लोग, यहां तक कि फूल संगठन में भी हत्यारे कुलीन वर्ग के थे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। गति। सामने से हमला करने वाला हत्यारा मूल रूप से अर्जुन के सामने से बचकर निकलने वाला था और फिर कृपाण से अर्जुन के सिर पर वार करने वाला था। हालांकि जैसे ही अर्जुन की गति जारी हुई, इसने हत्यारे के निर्णय को बाधित कर दिया, जिससे उसके हमले के समय में बेमेल हो गया। हत्यारा अर्जुन के सामने 3 मीटर की दूरी पर प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर विलो ब्लेड से एक चाप बनाया। अंत में ब्लेड अर्जुन की गर्दन से अभी भी 1 मीटर दूर था। अर्जुन भी आगे बढ़ा। उसके हाथ में विशाल कृपाण चांदनी में ठंडी रोशनी से चमक उठा और हत्यारे का शरीर चुपचाप 2 हिस्सों में बांट गया। ओह! अन्य 3 हत्यारे थोड़ा स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने ओह की आवाज निकाली तो 2 हत्यारे पहले ही अर्जुन के पास आ चुके थे। दुर्भाग्य से अर्जुन अभी भी गति के उपयोग से अपरिचित था और उसे स्वतंत्र रूप से भेजने और प्राप्त करने में असमर्थ था। इस बार उसके पास इसका उपयोग करने का समय नहीं था और वह केवल युद्ध कर सकता था। दोनों हथियारों ने बाईं और दाईं ओर से धारदार हथियार चलाए। एक अर्जुन के गले की ओर, दूसरा अर्जुन के दाहिने पैर की ओर। उसके पीछे खड़ा हत्यारा तेजी से अर्जुन के करीब आया और दोनों हाथों से अर्जुन की तलवारें पकड़ लीं, जबकि उसके घुटने अर्जुन की पीठ पर दब गए। इन तीनों की रफ्तार कमाल की थी। पलक झपकते ही इसने एक बेहतरीन क्लैंप बना दिया। अच्छी तरह प्रशिक्षित। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से दुश्मन की ताकत के बारे में आपका आकलन गलत है। अर्जुन ने जल्दी से सिंदूरी पक्षी की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका शरीर कांप उठा और उसके पीछे खड़े हत्यारे, जिसने अर्जुन को जकड़ रखा था, को अचानक अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। एक पल में उसके हाथ सुन्न हो गए और उसने अनजाने में अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन ने पलटकर हत्यारे के सिर पर अपनी बाईं मुट्ठी से वार किया। उसी समय उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बाईं ओर खड़े हत्यारे की कमर पर वार किया। दाहिने हाथ का हत्यारा विलो लीफ डैगर पहले ही अर्जुन के दाहिने पैर पर वार कर चुका था। अर्जुन ने अपना पैर उठाया और वार किया, जिससे दाहिने हाथ के हत्यारे का कंधा सीधे चकनाचूर हो गया। एक भयानक शक्ति ने हत्यारे के शरीर को भेद दिया, जिससे उसका आधा शरीर मांस और रक्त से भर गया। शुआ। अर्जुन हल्के से जमीन पर उतरा और सिरविहीन गेल ग्रिफिन को देखकर आह भरी। 70,000 सोने के सिक्के यूं ही चले गए। इतनी रकम एक आम आदमी के लिए जिंदगी भर आजाद रहने के लिए काफी है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और दोनों पैरों पर डोरोथी की ओर दौड़ने से पहले ग्रिफिन और हथियारों की लाशों को जला दिया। 10 मिनट बाद 2 परछाइयां आसमान से गुजरीं और जमीन पर उतरीं। उनमें से एक ने अपना सिर झुकाया और महसूस किया, लगता है यहां थोड़ी लड़ाई हुई है। हवा में अभी भी खून की हल्की गंध फैली हुई है। एक अन्य व्यक्ति ने डोरोथी सिटी की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अर्जुन ही था जिसने यहां फिर से लड़ाई लड़ी। मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई आकस्मिक हत्या नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद वे दोनों भी डुओलुओ शहर की ओर तेजी से चल पड़े। पूरा पश्चिमी क्षेत्र अर्जुन की तलाश में था, इसलिए यह लाजिमी था कि वे अनजाने में उसकी हत्या कर देते। कई मूल रूप से निर्दोष मार्शल कलाकार अर्जुन होने के संदेह में बेवजह मारे गए थे। अर्जुन, पुरुष, मूल क्षेत्र के तीसरे और 7वें चरण के बीच का 1.7 से 2 मीटर लंबा था। वह मध्य मैदानों से आए किसी व्यक्ति जैसा दिखता था, या उसने पहले ही पश्चिमी क्षेत्रों के किसी व्यक्ति का वेश धारण कर लिया था। हथियार, ब्लेड, मार्शल कौशल विशेषताएं, नीला ड्रैगन समुद्र में जा रहा है, चौंकाने वाला ड्रैगन सनशाइन, युआन क्यूई पंख वाले पंखों की उड़ान क्षमता, खेती तकनीक विशेषताएं, सनशेन तकनीक,
विशाल स्वर्ग शुद्ध मौलिक तकनीक। यह वह बुनियादी जानकारी थी जो सभी अश्वेत और श्वेत मार्शल कलाकारों के पास थी, लेकिन इस जानकारी की लक्ष्य सीमा बहुत बड़ी थी। यह बात विशेष रूप से मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए सत्य थी, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अध्याय 552 छलावरण। डुओलुओ शहर में रात को शोरगुल का माहौल था, क्योंकि शहर 9 स्वर्गों की लड़ाई का जश्न मना रहा था। एक एक करके सुंदर और आकर्षक युवक युवतियां सुंदर विदेशी वेशभूषा पहने शोरगुल वाली सड़कों पर लगातार हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां तरह तरह के छोटे मोटे सामान बेचने वाले लोग थे। कुछ लोग लालटेन और पहेलियां बनाने वाले भी थे। शहर में एक साफ नदी भी थी जो शहर से होकर गुजरती थी। कमल के फूल वाली लालटेनें नदी के पानी पर तैरती रहती थीं, और समय समय पर नदी पार करने वाली फूलों की नावें भी वहां से गुजरती थीं। अर्जुन ने लापरवाही से डुओलुओ शहर का एक नक्शा खरीदा और अपने हाथ में रखे आत्मा सीलिंग स्थिति के नक्शे के साथ इसकी तुलना की। उफ! उसने भौहें चढ़ाईं। इस समय डुओलुओ शहर में स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन ही नीचे एकमात्र कोलोसियम था। कोलोसियम बहुत बड़ा था और आज रात वहां एक शानदार प्रदर्शन था। शहर के कम से कम दसियों हजार लोग राक्षसी जानवरों की प्रतिस्पर्धा देखने कोलोसियम गए थे। बिजली के एस्केप को सीधे छोड़ना और भूमिगत स्पिरिट सीलिंग एरे में प्रवेश करना स्पष्ट रूप से असंभव था। दूरी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। यदि वह शून्य पत्थर को खोलकर भूमिगत आत्मा सीलिंग सरणी में मुक्त रूप से गिर जाए, तो उसे कोलोसियम में प्रवेश करना होगा। अगर वे अभी डूबकर जमीन के नीचे खुदाई करते, तो उनका निशाना और भी बड़ा होता। सतह पर अभी भी पश्चिमी क्षेत्रों के कई मार्शल कलाकार मौजूद थे जो उनके अस्तित्व को छुपा सकते थे। अगर वे अकेले जमीन के नीचे दिखाई देते, तो वे सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले निशाने बन जाते। क्या सिरदर्द है? अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी और वहीं एक साधारण युवक की पोशाक खरीद ली। उसने कपड़े बदलने के लिए जगह ढूंढी और कोलोसियम की ओर चल पड़ा। जब वह क्लियर नदी के किनारे चल रहा था, तो उसने देखा कि 3 मूल क्षेत्र के मार्शल चिकित्सकों से सैनिक पूछताछ कर रहे थे। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और मुड़कर नदी के किनारे चलने लगा। वहां कुछ औरतें नदी में बत्तियां जला रही थीं। अर्जुन एक महिला के पास गया और मुस्कुराया। मैंने सुना है कि आज रात कोलोसियम में एक प्रदर्शन है। क्या आप मुझे अंदर ले जा सकती हैं? महिलाओं ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अर्जुन एक बहुत ही सुंदर शरीर वाला एक सुंदर आदमी था। इसलिए वे सभी खिलखिलाकर हंसने लगीं। युवा मास्टर, क्या इस तरह की लड़की की तलाश करना बहुत असभ्यता नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया और अपनी अंगूठी से 10 सोने के सिक्के निकाले। उसने एक सबसे खूबसूरत औरत से कहा, मुझे वहां ले चलो, ये टोल है। अर्जुन के शब्द बहुत चतुराई भरे थे। टोल शब्द से उन्हें अस्वीकृति का कोई एहसास नहीं हुआ। खूबसूरत औरत की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से सोने के सिक्के लेने के लिए आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। तुम्हें पैसे वापस ले जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें दे दिया। जाहिर है यह तुम्हारा ही है। अर्जुन ने महिला के कंधे को गले लगाया। महिला के भौहें सिकोड़ते ही उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों से शर्त लगाता हूं, अगर मैं तुम्हें कोलोसियम ले जाने दूं तो मैं उनसे जीत जाऊंगा। मदद करो, मेरा प्रेमी बनने का नाटक करो। जब हम कोलोसियम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें 10 और सोने के सिक्के दूंगा। जब उस औरत ने यह सुना तो उसे लगा कि यह बहुत दिलचस्प है। वह चालाकी से मुस्कुराई और बोली, युवा स्वामी, आपके पास बहुत पैसा है। मुझे डर है कि आपके जुए के पैसे इतने कम नहीं होंगे। मुझे 15 सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, जो तुम चाहो। अर्जुन दिल खोलकर मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए महिला के कंधे को गले लगा लिया। जब सैनिकों को अर्जुन के साधना क्षेत्र का आभास हुआ तो उन्होंने उसकी ओर देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन एक पुरुष और एक महिला है, तो उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे।
अर्जुन ने मन ही मन सोचा, पश्चिमी क्षेत्र की सेना सचमुच उसे ढूंढ रही थी। एक सैनिक के हाथ में उसका चित्र था। फिर रास्ते में दोनों बातें करते और हंसते रहे। अर्जुन औरतों को छेड़ने में माहिर नहीं था, इसलिए उसने उसे सेंट्रल प्लेन्स के रीति रिवाजों के बारे में बताया। एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस महिला को संभवतः जीवन भर सेंट्रल प्लेन्स जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उसने रुचि के साथ सुना। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे ऐसा लगा जैसे दो जोड़ी आंखें उसके पास से गुजर रही हों। अर्जुन ने शांति से सड़क किनारे एक दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये सोने और चांदी के गहने कितने सुंदर हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए? महिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह पसंद है, लेकिन मेरे जैसी साधारण लड़की इसे कैसे खरीद सकती है? अर्जुन ने कहा, आगे बढ़ो और 10 चुनो, मैं तुम्हारे लिए वे सब खरीद लूंगी। हाँ, सच में? महिला बहुत खुश हुई। उसने झट से अर्जुन को स्टॉल तक खींचा और उसे उठाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार के सोने और चांदी के आभूषणों के प्रति महिलाओं का प्रतिरोध मूलतः शून्य था और एक बार उकसाए जाने पर यह कभी समाप्त नहीं होता था। अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से 2 कदम पीछे हटा। तभी उसका पीछा कर रहे 2 लोग चुपचाप उसके पास आ गए। अर्जुन चौड़ी सड़क पार करते हुए नदी तक पहुंचा और पलक झपकते ही पेड़ों के पीछे गायब हो गया। दोनों मार्शल कलाकारों ने एक दूसरे को देखा, तेजी से पास आए और उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया। इन दोनों व्यक्तियों के चेहरे की विशेषताएं भी इसके साथ बदल गईं, तथा उनके चेहरे की विशेषताएं कम स्पष्ट रूप से पशुवत हो गईं। जब वे दोनों पेड़ के पीछे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अर्जुन यहां नहीं था। वे दोनों एक ही समय पर चौंक गए और एक ही समय पर पेड़ की ओर देखने लगे। उसी समय अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा और उन दोनों के कंधों पर हाथ रख दिए। वेतुओं की हथेलियों की अदृश्य शक्ति सीधे उनके कंधों पर प्रवाहित हुई। वे दोनों तो बिना कुछ खाए ही मर गए। अर्जुन मुस्कुराया और उन दोनों को वापस पेड़ पर खींच लिया और उनकी लाशों को घने पत्ते में लटका दिया। आधा दानव शरीर। अर्जुन के उतरने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, लगता है कि द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने पश्चिमी क्षेत्रों से अच्छी ताकत वाले कुछ मार्शल कलाकारों को पहले ही चुन लिया है और मुझे पकड़ने के लिए उन्हें अर्ध दानव शरीर में प्रशिक्षित किया है। इन लोगों को मुख्य शक्ति होना चाहिए। हालांकि जो 2 लोग अभी अभी मरे थे, वे मूल वापसी के 5वें स्तर पर ही थे। देखो, क्या यह स्टेप अच्छा लग रहा है? महिला ने एक स्टेप शेक पकड़ा और उसे अर्जुन को दिखाने के लिए मुड़ी। सुंदर, मुझे यह चाहिए। महिला के पीछे खड़े होकर अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने इसे चुन लिया है? नहीं, महिला ने खुश होकर कहा। चुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और दूंगा। अर्जुन ने मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए और उन्हें स्टॉल पर रख दिया। उसने मुट्ठी भर छोटे छोटे सामान निकाले और उन्हें महिला के हाथ में थमा दिया। ये सब तुम्हारा है, चलो। औरत इतनी खुश थी कि उसके फूल कांप उठे। उसे लगा कि आज वह बहुत भाग्यशाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में मजबूत और स्वतंत्र शैली थी और महिलाओं और पुरुषों के बीच शिष्टाचार पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं थे। यह कोलोसियम है। क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? महिला का मूड अच्छा था और उसने अर्जुन को शो देखने के लिए अंदर बुलाने की पहल की। कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी अपने दोस्तों से जुए के पैसे लेने हैं। ये ले लो। अर्जुन ने उस औरत को 20 सोने के सिक्के दिए। ये तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन के इनाम के लिए हैं। महिला ने पैसे लिए और खुशी खुशी चली गई। अर्जुन ने टिकट के पैसे चुकाए और कोलोसियम में दाखिल हुआ। उसे एक सीट मिली और वह बैठ गया। इस समय एक मानव मार्शल कलाकार विशाल मैदान पर एक राक्षसी जानवर के साथ लड़ रहा था। जयकार, जयकार, लहरों के बाद लहरें, उत्साह से भरी हलचल। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप अपनी बिजली जैसी दृष्टि दिखाई। उसने पाया कि आत्मा सील संरचना वास्तव में अमर थी। यह कोलोसियम के अखाड़े के ठीक नीचे थी।
जब इतने सारे लोग अखाड़े को देख रहे थे तो वह हजारों जोड़ी आंखों के सामने जमीन में कैसे धंस गया। वह सोच ही रहा था कि कोलोसियम में लड़ाई खत्म हो गई है। राक्षसी जानवर के पंजे ने उस मानव योद्धा का दिल निकाल लिया और उसकी वहीं पर बुरी तरह मौत हो गई। ऐसे खूनी और क्रूर दृश्य को देखकर दर्शक उत्साह से जयकार करने लगे। इस समय कोलोसियम के एक कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, अब से हम किसी भी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत एक मार्शल कलाकार जो हमारे 3 कान वाले लाल पैंथर राक्षसी जानवर को हरा सकता है, उसे 2000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। अध्याय 553 बिजली ट्रिगर। यही अवसर है। अर्जुन मुस्कुराया और तुरंत कर्मचारियों को ढूंढ लिया और लड़ाई में भाग लेने के लिए सबसे पहले नामांकन कराया। अब पहले चैलेंजर को अखाड़े में आमंत्रित करें, स्टाफ सदस्य ने जोर से चिल्लाया। उत्साही जयघोष के साथ अर्जुन अखाड़े में प्रवेश किया। आदेश देने के बाद लाल तेंदुआ राक्षसी जानवर तुरंत क्रूरता से अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन अयांग पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए रेड पैंथर ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया। अर्जुन समय रहते बच निकला और लाल तेंदुए ने उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस समय दर्शकों की सीटों से विस्मय की ध्वनि निकली। अर्जुन दयनीय हालत में खड़ा हुआ और लाल तेंदुए पर मुक्का मारा। लाल तेंदुआ तेजी से चकमा देकर अर्जुन का मुक्का जमीन पर जा लगा। युआन क्यूई में उछाल आया, जिससे बड़ी मात्रा में धूल उड़ी। उड़ती धूल के बीच अर्जुन नीचे उतरने ही वाला था कि तभी लाल तेंदुआ धूल में दौड़ा और अर्जुन को काटने की कोशिश की। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं जब वह लाल पैंथर को घूर रहा था। गति। लाल तेंदुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अर्जुन की आंखों से उसे एक धुंधली ड्रैगन आभा महसूस हुई। इससे लाल तेंदुआ डर के मारे तुरंत जमीन पर रेंगने लगा और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अर्जुन तुरंत धरती की सतह से 50 मीटर नीचे शून्य पत्थर में डूबने लगा। वहां उसे आत्मा सील संरचना मिली और उसने अपने शरीर पर उस संरचना की शक्ति को पुनः प्रवाहित किया। फिर उसने शून्य पत्थर का 2 बार उपयोग किया और चक्कर महसूस करते हुए कोलोसियम पर चढ़ गया। हालांकि लाल तेंदुए ने फिर भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन लड़खड़ाते हुए धूल से बाहर आया और हाथ हिलाया, मैं हार गया, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। दर्शक तुरंत हौंस पड़े। हूटिंग के बीच अर्जुन कोलोसियम से निकलकर शहर के पूर्व की ओर दौड़ पड़ा। इस क्षण उसका दिल अचानक सिकुड़ गया, मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। यह एक अभूतपूर्व मौत की धमकी थी, जिसके कारण अर्जुन ने एक मजबूत पूर्वाभास भेजा। अच्छा नहीं, यह एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार है। अर्जुन जानता था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह तुरंत वहीं खड़ा हो गया और स्थिर रहा। आकाश में एक अतुलनीय तीव्र युआन क्यूई उतार चढ़ाव भी आया। एक सुपर हेवन स्क्राइंग रियल्म विशेषज्ञ धीरे धीरे डोरोथी सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ आया और अपनी शक्तिशाली धारणा से पूरे शहर को घेर लिया। इस शहर में लगभग कोई भी मार्शल कलाकार उस स्वर्गीय स्कायर की नजर से बच नहीं पाया था। शहर के सभी मार्शल कलाकार इस जांच की भावना से इतने भयभीत हो गए कि वे स्थिर खड़े रहे, यहां तक कि एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भयभीत होकर नदी के किनारे चलने लगा और ऐसा कुछ भी करने से बचने की कोशिश करने लगा जिससे उसकी युआन क्यूई पर असर पड़े। बहुत जल्दी ही स्वर्ग स्क्रायर क्षेत्र के मार्शल कलाकार की अवधारणात्मक सीमा अर्जुन पर छा गई। उस पल अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसे नंगा करके बेरहमी से घुमाया गया हो। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को यह एहसास पसंद नहीं आता। वह अवधारणात्मक क्षमता डोरोथी सिटी में 7 बार घूमी, उसके बाद धीरे धीरे लुप्त हो गई। अर्जुन ने आखिरकार एक लंबी सांस ली। पता चला कि उसके कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। ये बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन ने उसकी युआन क्यू विशेषताओं को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि ओल्ड मॉन्स्टर हेवन स्क्रायर
उसकी युआन क्यू को भांप सकता था, लेकिन वह यह निर्धारित नहीं कर पा रहा था कि वह अर्जुन है। लगभग उजागर, अर्जुन भारी मन से डोंगचेंग की ओर चल पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, भले ही उसने दुश्मन से बहुत गुप्त तरीके से निपटा हो, फिर भी वह इस बात को नहीं मिटा पाया कि दुश्मन गायब हो गया है। उन्हें एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए, वरना स्वर्ग के दृष्टा क्षेत्र का विशेषज्ञ बिना किसी कारण के डोलुओ शहर नहीं आता। हालांकि यह अच्छा था कि वह इस बार हेवन स्क्रायर मार्शल कलाकार की तलाशी से बचने में कामयाब रहा था, इसलिए उसने उन्हें एक बार फिर गलत रिपोर्टिंग का प्रभाव दिया था। जब अर्जुन एक नया गेल ग्रिफिन किराए पर लेने के लिए तैयार था, तो उसने नक्शे पर जो देखा उससे उसका मन और भी भारी हो गया। अगला शहर जिसमें स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन था, उसे लोन मून सिटी कहा जाता था, और यह डुओलुओ सिटी से 70,000 किलोमीटर दूर था। जानवरों के बाड़े में सबसे तेज गेल ग्रिफिन भी 3 दिनों में 70,000 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर पाएगा। उस समय उसके शरीर पर स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का प्रभाव निश्चित रूप से अप्रभावी होगा। अरे, यह तो बहुत बुरा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हाल ही में लोनमून सिटी से कोई मालवाहक जहाज गुजरा है? अर्जुन ने खलिहान के रखवाले के मुंह में 10 सोने के सिक्के ठूंस दिए। प्रशासक मुस्कुराया और बोला, आप भाग्यशाली हैं कि एक उड़ता हुआ मालवाहक जहाज वहां से गुजर रहा है। जहाज शहर के दक्षिण में अपना माल भर रहा है। जल्दी करो और जाओ, वे 2 घंटे में निकल रहे हैं। अर्जुन ने एक जमीनी घोड़ा किराए पर लिया और तुरंत शहर के दक्षिण की ओर दौड़ पड़ा। पूरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाकर उसने व्यापारियों को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। बाद में मालवाहक जहाज ने उड़ान भरी और असीम बादलों के बीच से उड़ान भरने लगा। इस मालवाहक जहाज की गति बहुत तेज थी। यह रोजाना 30,000 मील उड़ सकता था और लोनमून सिटी पहुंचने में इसे सिर्फ 2 दिन से थोड़ा ज्यादा समय लगता था। अर्जुन ने डेक पर न आने की कोशिश की, लेकिन किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए केबिन में छिप गया। आज रात से अगले दिन दोपहर तक उड़ने वाला जहाज 20,000 ली आगे बढ़ चुका था। हालांकि अर्जुन को लगा कि उड़ने वाले जहाज की गति अचानक धीमी हो गई है। उसके पास डेक पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। डेक पर नजर डालने पर उसने पाया कि पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और रात के आसमान में कभी कभी घनी बिजली चमकती थी। क्या हो रहा है? तुम धीरे क्यों चल रहे हो? अर्जुन ने एक व्यापारी को पकड़ लिया और चिल्लाया। व्यापारी ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम पर गरजते बादलों का तूफान आ गया है। हमें कम ऊंचाई पर धीरे धीरे चलना होगा। बस बादलों के ऊपर उड़ो, अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। व्यापारी ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो और बोला, क्या तुम पागल हो? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? इससे तो हम बिजली के हमलों का जीवित निशाना बन जाएंगे। तभी अर्जुन ने प्रतिक्रिया दी। आम लोगों की समझ यही थी कि गरज और बिजली जमीन पर गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। बिजली जमीन पर इसलिए गिरी क्योंकि वहां एक ऐसा लक्ष्य था जो बिजली को आकर्षित करता था। अगर बादलों के ऊपर कोई लक्ष्य होता तो बिजली ऊपर भी जा सकती थी। जैसे ही उड़ता हुआ जहाज बादलों से ऊंचा होता, वह बिजली का एकमात्र निशाना बन जाता। यह सचमुच मौत का खेल था, लेकिन मुझे अभी भी जल्दी करनी है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। व्यापारी ने कहा, हम भी जल्द से जल्द लोनमून सिटी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यही है, कोई रास्ता नहीं है। इस समय नाविक चिल्लाया, जल्दी करो, सभी लोग पूरे जहाज को वाटरप्रूफ फर से ढक दो। किसी भी धातु या लकड़ी को खुला मत छोड़ो और फिर से नीचे उतरो। असंबंधित कर्मचारी तुरंत केबिन में लौट आओ। सभी उड़ने वाले जहाजों में बिजली से सुरक्षा के पूरे उपाय मौजूद थे, लेकिन कोई भी 100% सुरक्षित नहीं हो सकता था। अर्जुन ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, यह ठीक नहीं है। एक बार समय सीमा पार हो गई तो उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। उस समय हर शहर के ऊपर के रत्न उसके अस्तित्व का पता लगा लेंगे। उसने जोर से अपना सिर उठाया और उमड़ते काले बादलों को देखा।
दांत पीसते हुए बोला, पूरी ताकत लगा दो। मुझे उम्मीद है कि आसपास कोई उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट गश्त नहीं कर रहा होगा। ऐसा कहने के बाद उसने इस बात का फायदा उठाया कि उसे कोई नहीं देख रहा था और सीधे बादलों में छलांग लगा दी। असीम काले बादलों में उसने अपने युआन क्यूई पंख फैलाए और तेजी से काले बादलों के समुद्र के माध्यम से थंडर के 9 परिवर्तनों को प्रसारित किया। तभी काले बादलों में गड़गड़ाहट हुई और घनी बिजली और बिजली ऊपर की ओर आकर्षित हुई। वे सब गड़गड़ाहट के साथ अर्जुन के शरीर पर गिरीं। वह बेतहाशा उड़ान भर रहा था। बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली को लगातार कम करता जा रहा था। कुछ इलाकों में बादल इतने शक्तिशाली गड़गड़ाहट पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वज्रपात करने वाली बिजली के 9 रूपांतरणों ने गड़गड़ाहट और बिजली के तत्वों को भी सोख लिया था। धीरे धीरे बादलों के विशाल समुद्र में बिजली की चमक कम होती गई और केवल मूसलाधार बारिश ही होती रही। अब समय आ गया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और वापस मुड़ने के लिए तैयार हो गई। इस समय उसने अचानक महसूस किया कि युआन क्यूई में तीव्र उतार चढ़ाव तेजी से उसकी ओर आ रहा है। छी! अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर तुम 10,000 से नहीं डरते तो उससे डरते हो। तुम सच में खोजे जा चुके हो। अध्याय 55 नाइट सोल शेक। अर्जुन ने तुरंत अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखें पश्चिम की ओर घुमाईं। उसकी दृष्टि बहुत तेज हो गई और उसने देखा कि पश्चिमी आकाश से एक चमकदार रोशनी तेजी से उसकी ओर आ रही है। प्रकाश के युआन क्यूई उतार चढ़ाव से देखते हुए वह वास्तव में एक स्वर्ग स्कायर स्तर 5 विशेषज्ञ था। हे भगवान! अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली और तेजी से नीचे उतर गया। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वह मेरे पास से गुजर जाए और मेरे बहकावे में न आए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने अर्जुन की किस्मत को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, स्वर्ग के 5वें तल पर स्थित बूढ़े राक्षस ने भी अपनी उड़ान की दिशा बदल दी। दूर से अपनी मुद्रा समायोजित करने के बाद वह अर्जुन की ओर झुका और उस पर दबाव डाला। इसके अलावा बूढ़े राक्षस ने 100 मील दूर से अर्जुन को एक आवाज संदेश भी भेजा। अर्जुन, आत्मसमर्पण करो। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या अर्जुन, आपके पास गलत व्यक्ति है। बूढ़े राक्षस ने कहा, चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुम्हारे भागने का कोई कारण नहीं है। रुको और मुझे तुम पर नजर रखने दो। अर्जुन असहाय था और गुस्से से बोला, यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो। तुम्हारा विशेष युआन क्यूई उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से पश्चिमी क्षेत्र की सेना है। आप पश्चिमी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित सैन्य जनरल वास्तव में इस तरह के घृणित शिकार में भाग लिया। क्या आपको डर नहीं है कि हमारा हाउतियन साम्राज्य आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा? अर्जुन ने मूर्खतापूर्ण प्रतीक्षा नहीं की। जब उसे पता चला कि स्वर्ग के दृष्टा बूढ़े राक्षस ने उसे जकड़ लिया है, तो उसने अपने सार पंख वाले पंखों को जमीन के पास उड़ाना शुरू कर दिया। हा 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 हा, तुम मेरे पश्चिमी क्षेत्र में उत्पात मचाने आए हो। मैंने अभी तक तुमसे मुझे सजा देने के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन तुम अभी भी जवाबी हमला कर रहे हो। आज अगर तुम अपने पंख भी लगा लो, तो भी तुम सेंट्रल प्लेन्स में वापस नहीं उड़ पाओगे। यहीं रहो। जैसे ही उसने यह बात कही, ओल्ड मॉन्स्टर हेवन स्क्रायर की उड़ान की गति अचानक बढ़ गई। एक जोरदार विस्फोट के साथ बूढ़े राक्षस के पूरे शरीर से स्वर्ग की एक भयंकर शक्ति निकली, जिससे वह तीव्र प्रकाश की किरण में बदल गया। तेज रोशनी की गति बहुत तेज थी। जैसे जैसे वह बूढ़ा राक्षस तेज गति से उड़ रहा था, उससे लगातार हवा के विस्फोट की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकल रही थीं। उड़ान की अति तेज गति के कारण हवा इतने शक्तिशाली दबाव को झेल नहीं पाई। भारी मात्रा में हवा आपस में टकरा गई, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। इससे पहले कि अर्जुन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, ओल्ड मॉन्स्टर हेवन स्क्रायर पहले ही उसके 10 मील पीछे आ चुका था। शेष 10 ली ओल्ड मॉन्स्टर हेवन स्क्रायर के लिए बस पलक झपकने के बराबर थी।
उसके पीछे 100 मीटर व्यास वाला एक गोलाकार पिंजरा सबसे पहले 10 किलोमीटर की छलांग लगाता हुआ और भी तेज गति से आगे बढ़ गया। एक गड़गड़ाहट के साथ अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। पेंग! जैसे ही अर्जुन उड़ रहा था, उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की और प्रकाश के पिंजरे से टकरा गया, जिससे उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द होने लगा। प्रकाश का पिंजरा स्वर्ग की शक्ति से संघनित था। चाहे अर्जुन किसी भी प्रकार के युद्ध कौशल का उपयोग करे, वह उसे तोड़ नहीं पाएगा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल में चिल्लाया, बिजली भागो! उसका शरीर अचानक काली बिजली की चमक में बदल गया और प्रकाश पिंजरे से गायब हो गया। ओह! लगभग अगले ही पल बूढ़ा राक्षस हेवन स्क्रायर अचानक पिंजरे के ऊपर प्रकट हुआ। उसने खाली पिंजरे को देखा और गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह बच्चा कैसे भाग गया? हालांकि जब उसने इसे फिर से महसूस किया, तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही अर्जुन का सार लक्ष्य खो चुका था। छोटे कमीने, तुमने मेरे सामने शरारत करने की हिम्मत की। बूढ़ा राक्षस गुस्से से दहाड़ा। स्वर्गीय आंखें! बोलते हुए ओल्ड मॉन्स्टर हेवन स्क्रायर पालथी मारकर बैठा था। उसने एक ऐसा मार्शल कौशल इस्तेमाल किया जिससे उसकी समझ कुछ ही समय में कई गुना बढ़ सकती थी। इस क्षण उसकी धारणा पागलों की तरह फैल गई और तुरंत ही पूरे 300 मील के दायरे को अपने घेरे में ले लिया। मुझे मिल गया! बूढ़ा राक्षस जल्दी से खड़ा हुआ, आकाश पर कदम रखा और प्रकाश की किरण में बदल गया, अर्जुन का पीछा करते हुए। अर्जुन अभी अभी 100 मील दूर दिखाई दिया था और अपने युआन क्यूई जैसे पंखों से बेतहाशा उड़ रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे सुदूर पश्चिम से किसी अदृश्य निगाह ने उसे जकड़ लिया हो। धिक्कार है! धिक्कार है! धिक्कार है! अर्जुन जमीन के करीब उड़ता रहा और दर्द में आखिरी सांस रोकने वाली गोली निकाल ली। हालांकि बूढ़ा राक्षस उसकी युआन क्यूई विशेषताओं का अंदाजा नहीं लगा सकता था, फिर भी वह उसकी युआन क्यूई का पता लगा सकता था, खासकर क्योंकि जंगल में कोई और मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। वह अकेला था और आसानी से एक स्वतंत्र निशाना बन सकता था। आखिरी वाली, अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और आखिरी सांस रोककर गोली निगल ली। स्वर्ग के स्कायर लोक में बैठे एक बूढ़े राक्षस के लिए 100 मील दूर की जगह कुछ भी नहीं थी। पलक झपकते ही वह 70 से 80 किलोमीटर तक उसका पीछा कर चुका था। अर्जुन ने इस दयनीय समय का उपयोग केवल 10 ली उड़ने के लिए किया था, लेकिन जिस क्षण उसके शरीर में दवा का प्रभाव शुरू हुआ, उसने फिर से लाइटनिंग एस्केप का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। वाह! अर्जुन काली बिजली की एक लकीर में बदल गया और तुरंत 100 मील दूर प्रकट हो गया। तभी उसे भयंकर सिरदर्द हुआ और वह लड़खड़ाते हुए एक चौड़ी नदी में जा गिरा। वह नदी के तल पर लेट गया, जो लगभग 50 मीटर गहरा था। उसके सिर के ऊपर से नदी का पानी बह रहा था, जो उसके पास से बह रहा था, और उसके नीचे कीचड़ की एक गहरी परत थी। वह कहाँ है? स्वर्ग दृष्टा बूढ़ा राक्षस तेजी से अर्जुन का 100 मील तक पीछा करता रहा, लेकिन वह एक बार फिर अपना लक्ष्य खो बैठा। इस छोटे से कमीने के भागने के तरीके सचमुच अंतहीन हैं। बूढ़ा राक्षस गुस्से से गाली देते हुए हवा में पालथी मारकर बैठ गया। स्वर्गीय आंखें बाहर की ओर फैली हुई हैं। इसकी अद्भुत पहचान क्षमता हर दिशा में फैल गई। पलक झपकते ही इसने 300 किलोमीटर का दायरा तय कर लिया। हम या नहीं? स्वर्गदर्शी बूढ़े राक्षस ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हाउरण संप्रदाय सचमुच दिव्य है। इसके अनुयायियों में वास्तव में धारणा से बचने की क्षमता होती है। दरअसल उसने प्रकृति संप्रदाय को ज्यादा ही महत्व दिया था। बहुत कम लोग अपनी युआन क्यूई और लोक अस्तित्व को पूरी तरह से अवरुद्ध कर पाते हैं, यहां तक कि आत्मा सील संरचना को भी नहीं। उसे नहीं पता था कि अर्जुन के पास एक बहुत शक्तिशाली श्वास सील गोली है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह 300 किलोमीटर के दायरे से बचकर निकल पाएगा।
अगर तुम में छिपने की क्षमता है तो यह सम्राट तुम्हें खदेड़ भी सकता है। बूढ़ा राक्षस मन ही मन बुदबुदाता रहा। जैसे ही उसने यह बात कही, ओल्ड मॉन्स्टर स्काईपीपर ने अपनी दृष्टि को एक सामान्य दिशा पर केंद्रित कर लिया, फिर तेजी से पूर्व की ओर उड़ गया तथा लगातार भारी मात्रा में स्वर्गीय ऊर्जा छोड़ता रहा। आकाश की शक्ति पर्वत चोटियों के आकार में बदल गई, जो लगातार जमीन से टकराकर जमीन को टुकड़ों में बांट रही थीं। कुचले हुए पत्थर, मिट्टी और पेड़ सब आकाश में उड़ेल दिए गए और हवा में मौजूद असीम शक्ति ने उन्हें चूर्ण चूर्ण कर दिया। नदी के नीचे अर्जुन नदी के तल पर लेटा हुआ था। उसका सिरदर्द अभी भी कम नहीं हुआ था और उसने एक दिन भी बिजली से बचने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि शून्य पत्थर द्वारा अवशोषित चेतना को बहाल किया जा सकता है, लेकिन जितनी अधिक बार इसका उपयोग किया जाता है, शून्य पत्थर द्वारा अवशोषित चेतना की मात्रा उतनी ही अधिक जमा होती है। यदि अर्जुन ने तीसरी बार शून्य पत्थर का उपयोग किया, तो यह एक बार खाने की ताकत नहीं होगी, बल्कि तीसरी बार जमा हो जाएगी। इस समय स्वर्ग स्कायर ओल्ड मॉन्स्टर पहले से ही 20 मील के दायरे में पहुंच चुका था, जहां अर्जुन था। बूम बूम बूम! आकाश से उतरी हुई स्वर्ग की शक्ति से संघनित पर्वत, यहां तक कि तेज गति से बहता नदी का पानी भी आसमान में उछल गया। आ रहा हूं! अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और उसके माथे की नसें हिंसक रूप से उछल गई हैं। बाहर निकलो! आकाश में स्वर्गदर्शी बूढ़ा राक्षस चिल्लाया और शाप देते हुए किंग शान पर बमबारी जारी रखी। निकटतम कलिंगशान बमबारी जियांगनान से केवल 3 मील दूर थी। नदी क्षेत्र में जहां अर्जुन स्थित था, नदी का सारा पानी आसमान में उड़ गया। अर्जुन ने जल्दी से अपने नंगे हाथों से नदी का तल खोदा और खुद को कीचड़ में छिपा लिया, लेकिन कीचड़ भी उड़ गया। अध्याय 555 सिकाड़ा को पकड़ता हुआ मैंटिस। सांस काटने वाली गोली खाने के बाद अर्जुन एक मृत व्यक्ति की तरह हो गया था, जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता था, बिल्कुल एक बेजान मूर्ति की तरह। वह आकाश में उड़ गया। उसका पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ था, जिसे नंगी आंखों से पहचानना कठिन था। बूढ़ा राक्षस उड़कर पृथ्वी पर बमबारी करने लगा, लेकिन उसने कीचड़ में छिपे अर्जुन को नहीं देखा। जमीन पर उतरते ही अर्जुन कीचड़ में निश्चल पड़ा रहा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कीचड़ के उथले हिस्से से बाहर देखा। बूढ़ा राक्षस हवा में मोड़ा रहा था। उसकी आंखें लगातार पास के वातावरण पर नजर रख रही थीं। वह मन ही मन बुदबुदाया, प्रकृति संप्रदाय के छोटे जानवर की आभा इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गायब हो गई है। यदि वह अत्यंत तीव्र गति से मेरी सीमा से बाहर न उड़ रहा होता, तो वह मेरी समझ से बचने के लिए किसी न किसी तरीके का प्रयोग करता। उसके पास 100 मील दूर से ही अपनी गति तेज करने का कोई न कोई तरीका पहले से ही था। लगता है इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरी समझ से कोई नहीं बच सकता, वह तो और भी दूर भाग गया होगा। ऐसा कहने के बाद बूढ़े राक्षस ने अपना शरीर नीचे कर लिया और अचानक प्रकाश की एक मजबूत किरण में बदल गया और पूर्व की ओर चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वह स्वर्ग और पृथ्वी के संगम पर गायब हो गया। अर्जुन ने बहुत सतर्कता बरती। वह मिट्टी से बाहर नहीं आया, बल्कि जमीन पर लेटा रहा और धीरे धीरे इंतजार करता रहा। बिजली से बचने के उसके प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव बहुत जल्दी खत्म हो गए। धीरे धीरे 10 मिनट और बीत गए। वह अभी भी कीचड़ में पड़ा था और यदि वह आश्वस्त न होता तो वह इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाता। बूढ़ा राक्षस हेवन स्क्रायर चालाकियों से भरा है। खासकर जब से यह व्यक्ति एक सैन्य जनरल है, तो चालाकी करने में तो और भी माहिर है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। वह कीचड़ में पड़ा था, खामोश अंधेरे में निश्चल, एक उंगली भी नहीं हिला रहा था। उसे यहां लेटे हुए आधा घंटा बीत चुका था। शायद हम सचमुच बहुत दूर निकल आए हैं। बहुत देर हो गई है, अब बाहर निकलने का समय हो गया है। अर्जुन के दिल का एक बड़ा पत्थर जमीन पर आ गिरा। उसने अपनी सांसें संभाली और मालवाहक जहाज की तलाश में
जल्दी से बाहर निकलने का इरादा किया, लेकिन इस समय अर्जुन से 2 मीटर से भी कम दूरी पर कीचड़ में अचानक दो बुलबुले दिखाई दिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने धीरे से अपनी आंखें घुमाई और बुलबुले की तरफ देखा। इस निगाह के नीचे अर्जुन का पूरा दिल उसके गले तक उठ गया। अरे बाप रे! यह तो स्वर्ग का वह बूढ़ा राक्षस था। बूढ़ा राक्षस अर्जुन के बगल में लेटा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। पता चला कि उसने खुद से कहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि अभी कोई उसकी नजरों से बच सकता है। उसने जानबूझकर अर्जुन को सुनने के लिए कहा था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन आस पास छिपा है या नहीं, इसलिए उसने पहले उसे धोखा देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। इस समय बूढ़ा राक्षस आंखें बंद किए कीचड़ में लेटा हुआ था और अपने आस पास के युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को गंभीरता से महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि जिस लक्ष्य की उसे तलाश थी, अर्जुन उसके बगल में लेटी थी। अर्जुन हैरान रह गया। यह बुजुर्ग चीज वापस कब आ गई? उसने उसे अपनी आंखों से दूर उड़ते हुए साफ देखा था, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह दूरी बहुत, बहुत खतरनाक थी। जब तक बूढ़ा राक्षस अपने हाथ से उसे अपनी तरफ खींचता, पूरी संभावना थी कि वह अर्जुन को छू ही लेगा। अर्जुन बिना हिले डुले अपनी मनोदशा को कम करने की हर संभव कोशिश करता रहा। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया और ओल्ड मॉन्स्टर हेवनस्कायर की हरकतों पर नजर रखी। 10 मिनट और बीत गए। अर्जुन को कीचड़ में पड़े हुए 40 मिनट हो चुके थे और सांस रोकने वाली गोली का असर 20 मिनट में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अंततः बूढ़े राक्षस ने आह भरी और कीचड़ से उठ खड़ा हुआ। क्या मैं सचमुच गलत हूं? बूढ़ा राक्षस थोड़ा कांप उठा और उसके शरीर पर लगी सारी कीचड़ तुरंत साफ हो गई। उसने अपनी ठोड़ी रगड़ी और खुद से बुदबुदाया, क्या यह हो सकता है कि इस दुनिया में वास्तव में किसी प्रकार की आंदोलन तकनीक है जो रिटर्निंग ओरिजिन रियल मार्शल कलाकार को एक पल में 300 किलोमीटर दूर भागने की अनुमति दे सकती है? अगर ऐसा है तो मैं इतने लंबे समय से यहां छिपा हुआ हूं। मुझे डर है कि हावरान संप्रदाय का छोटा सा जानवर पहले ही बहुत दूर भाग गया है। यह वाकई गलत दिशा में उठाया गया कदम है। बूढ़े राक्षस स्वर्गस्कायर ने आह भरी। उसने कुल 5 संकेत आदेश निकाले और उनसे कहा, अर्जुन पूर्व की ओर जा रहा है। तुम पांचों को अपनी आभाएं छिपाकर धीरे धीरे खोज करनी चाहिए। इस व्यक्ति के पास बहुत सारी चालें हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। इतना कहकर उसके पास मार्शल आर्ट के दूत भाग गए। वे दूत प्रकाश की 5 धारियों में बदल गए और पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। असल में मैं उस छोटे बदमाश को खुद पकड़ना चाहता था और द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में जाकर इनाम लेना चाहता था। अब मैं इसे किसी और को देने जा रहा हूं। मैं सचमुच तैयार नहीं हूं। बूढ़े राक्षस ने अपना सिर हिलाया और पूर्व की ओर उड़ गया। 10 मिनट और बीते, तभी अर्जुन कीचड़ से बाहर निकला। अपने शरीर पर लगी मिट्टी झाड़कर वह मालवाहक जहाज का स्वागत करने के लिए पश्चिम की ओर उड़ चला। इस समय अर्जुन का दिल बिना किसी कारण के धड़क उठा। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर किसी बल से कस गया है। स्वर्ग की एक शक्तिशाली शक्ति एक रस्सी में बदल गई, जिसने उसे उस स्थान पर कसकर बांध दिया। क्या अर्जुन का दिल डूब गया? है, मैं समझ गया। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। आसमान में छाए काले बादलों में एक आकृति तेज से उतरी और एक अधेड़ उम्र की महिला में बदल गई। वास्तव में वहां 2 लोग थे। उनके पीछे सिकाड़ा पकड़ने वाला मेंटिस था और अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरे पक्ष में सचमुच 2 स्वर्ग झांक क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यह महिला शायद स्वर्ग झांक के चौथे चरण की विशेषज्ञ थी। एक निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार के लिए एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार की धारणा से बचना बेहद मुश्किल था। इसके विपरीत एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार के लिए एक निम्न
स्तरीय मार्शल कलाकार की धारणा से बचना आसान था। छोटे बदमाश, तुम कर सकते हो। तुम्हारा धैर्य काफी मजबूत है। अधेड़ उम्र की महिला जोर से हंसी। तुमने मुझे लगभग पार करवा ही दिया था। नरस्वर्ग, दर्शी बूढ़ा राक्षस उड़ गया और दूर से प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत अर्जुन के पास लौट आया। जाहिर है वह अर्जुन द्वारा मूर्ख बनाया गया था और इस समय उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई और बोली, बूढ़े आदमी, यह बदमाश हमेशा आपके बगल में लेटा रहता था, लेकिन आपने वास्तव में उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम यहां नहीं होते तो यह छोटा बदमाश सचमुच भाग गया होता। मैं अभी अभी उसके द्वारा पूरी तरह से धोखा खा गया था और उसे ढूंढने के लिए पूर्व दिशा में जाने को तैयार था। बूढ़े राक्षस ने उदास चेहरे के साथ कहा। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, यह छोटा बदमाश बहुत गहरा है और इसका दृढ़ संकल्प आश्चर्यजनक है। इस तरह के व्यक्ति को जीवित रहने देना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि तुम न भी चाहो तो भी उसे नहीं मार सकते। हमें उसे गहन आकाश संप्रदाय में भेजना होगा, बूढ़े राक्षस ने कहा। ऐसी स्थिति में हम इनाम को आपके और मेरे बीच बराबर बराबर बांट लें? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, आप और मैं उसे गहन आकाश संप्रदाय में एक शक्तिशाली साधना तकनीक पूछने के लिए ले जाएंगे। उस समय हम दोनों की ताकत जरूर बढ़ जाएगी। हा 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 हा। वे दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक अर्जुन बोल पड़ा। स्वर्गीय स्कायर क्षेत्र के दो पुराने राक्षस वास्तव में बेशर्म हैं, जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक युवक को घेर रहे हैं। अधेड़ उम्र की महिला को इसकी परवाह नहीं थी और वह जोर से हंस पड़ी। बेशर्म? शर्म क्या होती है? इसकी कीमत कितनी होती है? अगर आप हमें दोष देना चाहते हैं तो खुद को दोष दीजिए कि हमने पर्याप्त साधना नहीं की। क्या आप हमें बहुत ज्यादा नशे में होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, आपने जो कहा वह सही है। चूंकि मामला ऐसा है तो मुझे आप पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अध्याय 556 कौन किससे डरता है? हम पर दया करो। मध्यम आयु वर्ग की महिला और ओल्ड मॉन्स्टर स्काईपीपर ने एक दूसरे को देखा और दिल खोलकर हंस पड़े। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम पश्चिमी क्षेत्रों के सैन्य विशेषज्ञ, साधारण मार्शल कलाकारों का वेश धारण करके मूल क्षेत्र में केंद्रीय मैदानों से एक व्यक्ति को पकड़ने आए हो। अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुम्हें सच में ऐसा करने की दर्दनाक कीमत चुकाने का डर नहीं है? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। मुझे अभी जाने दो। मैं यह दिखावा कर सकता हूं कि आज कुछ हुआ ही नहीं। वे दोनों अब भी मुस्कुरा रहे थे। अधेड़ उम्र की महिला बोली, हम तो बस बेशर्मी से तुम्हें पकड़ रहे हैं। हम बस उस बूढ़े का अनादर कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई क्षमता है तो उसका इस्तेमाल करो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अब भी तुम्हारे उस छोटे से मूल लौटने वाले मार्शल कल्टीवेटर से डरते हैं? यह तो बेतुका है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। लगातार 2 स्वर्ग स्कायर क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने से निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन जब आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है तो मुझे अब क्यों डरना चाहिए? तभी अर्जुन की नजर अचानक तेज हो गई। उसने गहरी आवाज में कहा, ज्यादा से ज्यादा, इससे पश्चिमी क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और एक सूर्य शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, अचानक उसकी भौहों के बीच से निकल पड़ी। सूर्य की शक्ति तुरंत एक दिव्य और धरती को हिला देने वाली तलवार क्यू में संघनित हो गई। तलवार की नोक आकाश को चीरती हुई निकली और तलवार की मूठ धरती से जुड़ गई। आह! ये क्या है? दोनों स्वर्ग स्कायर क्षेत्र विशेषज्ञ तुरंत ही बुरी तरह डर गए। जैसे ही सूर्य तलवार क्यूई उभरी, अर्जुन को बांधने वाली स्वर्ग की शक्ति भी ढह गई, जिससे अर्जुन को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अर्जुन ने सूर्य तलवार क्यूई के मूठ को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। वे दोनों बुरी तरह डर गए।
और तुरंत भागने के बारे में सोचने लगे। तुमने हमें मारने की हिम्मत की। अधेड़ उम्र की महिला घबराकर चिल्लाई, हम सब स्वर्ग के स्कायर क्षेत्र के सैन्य विशेषज्ञ हैं। अगर तुमने हमें मार डाला तो पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारी तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम जमीन में 3 फीट भी खोदो तो भी वे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अर्जुन दहाड़ा, आओ आओ, कौन किससे डरता है? मैं आज तुम्हारा सीधा सामना करूंगा। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें असहनीय कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। भागो। दो स्वर्गीय स्कायर क्षेत्र के पुराने राक्षस घबराकर पीछे मुड़े और भाग गए। मुझे अब पता चला कि मैं डर गया हूं। बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने आकाश धारण करने वाली तलवार अपने हाथ में ली और जोर से चिल्लाते हुए सूर्य तलवार क्यूई पर वार किया। इस तलवार ने नीचे वार किया और इसने वास्तव में स्वर्ग के पुराने राक्षस क्रायर को मौके पर ही 2 हिस्सों में काट दिया। स्वर्ग विनाशक सूर्य तलवार क्यू ने स्वर्ग छांकने वाले बूढ़े राक्षस की लाश को भी नहीं छोड़ा। सूर्य की भयानक शक्ति ने स्वर्ग छांकने वाले बूढ़े राक्षस की बची हुई लाश को सीधे जलाकर राख कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए भाग रही मध्यम आयु वर्ग की महिला इतनी भयभीत थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें राख से ढकी हुई थीं। अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी आत्मा की गहराई से डर के मारे चीख निकाली। यह आप ही थे जिन्होंने स्वर्ग स्कायर क्षेत्र को मार डाला। अर्जुन ने सूर्य तलवार क्यूई को बाहर फेंक दिया। अधेड़ उम्र की महिला स्वर्ग के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए अर्जुन से कहीं ज्यादा तेज उड़ी। पल भर में उसका पूरा शरीर क्षितिज से गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ उसकी अंतहीन चीखें। लेकिन सूर्य तलवार क्यूई तो और भी तेज थी। यह विशाल तलवार, जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई अवशिष्ट प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और तुरंत गायब हो गई। दर्जनों मील दूर वह अधेड़ उम्र की महिला बेतहाशा उड़ रही थी। उसने अपना रक्त सार भी जलाना शुरू कर दिया था और किसी भी कीमत पर मौत के चक्र से बचना चाहती थी। हालांकि वह सूर्य तलवार क्यूई एक फॉर्च्यून क्षेत्र विशेषज्ञ को भी तुरंत मार सकती थी। इसलिए इस स्वर्ग स्क्रायर क्षेत्र विशेषज्ञ का पीछा करना बेहद आसान था। तलवार की क्यू को मध्यम आयु वर्ग की महिला को पकड़ने और उसके आर पार जाने में केवल 2 सेकंड से भी कम समय लगा। मरने से पहले मध्यम आयु वर्ग की महिला की आंखें अकथनीय भय और अविश्वास से भरी हुई थीं। यह कैसे हो सकता है? मेरे चौथे स्तर के हेवन स्क्रायर विशेषज्ञ की वास्तव में एक ओरिजिन रियल्म बच्चे के हाथों मृत्यु हो गई। मैं तैयार नहीं हूं। मैं तैयार नहीं हूं। धमाका। सूर्य तलवार क्यू विस्फोटित हो गई, जिससे महिला इस हद तक नष्ट हो गई कि उसके अवशेष की एक बूंद भी शेष नहीं बची। हा 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 हा। दूर से अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और हौंसते हुए कहा, क्या पश्चिमी क्षेत्र है? उसने वास्तव में मुझे पकड़ने के लिए एक हेवन स्क्रायर रियल मार्शल कलाकार भेजा था। तुम लोग चीजों को बड़ा बनाने से नहीं डरते। मुझे तो छोड़ ही दीजिए। मैं तो बस अंत तक तुम लोगों के साथ खेलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास और कितने विशेषज्ञ हैं। उन्हें मेरे पास भेजो ताकि मैं उन्हें मार डालूं। ऐसा कहकर अर्जुन मुड्डा और पश्चिम की ओर उड़ गया। इस समय तक शू खैयुए ने अर्जुन को दिए गए सूर्य तलवार क्यूई के 2 धागों का इस्तेमाल कर लिया था। एक का इस्तेमाल यू जिहाओ को मारने के लिए किया गया था, जबकि दूसरे का इस्तेमाल 2 स्वर्गीय स्कायर क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के लिए किया गया था। अर्जुन पहले से ही अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार था और अंत में सूर्य तलवार क्यूई की एक किरण थी। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि सब एक साथ जल जाएंगे, जो भी डरेगा। अर्जुन को मालवाहक जहाज फिर मिल गया और वह चुपके से उसमें चढ़ गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वह पहले ही निकल चुका था। आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे छोट गए थे। बादलों में अब बिजली नहीं चमक रही थी। मालवाहक जहाज ऊपर उठने लगा और अपनी मूल गति वापस पाने लगा। मूलतः निर्धारित यात्रा 2.5 दिन से भी कम समय में लोन मून सिटी पहुंचने वाली थी।
हालांकि बीच रास्ते में ही तेज आंधी आने से उन्हें थोड़ी देर हो गई। आखिरकार लोनमून सिटी पहुंचने तक तीसरे दिन शाम हो चुकी थी। आज रात के बाद ठीक 3 दिन बीत चुके थे। उस समय अर्जुन के शरीर पर मौजूद आत्मा सील संरचना गायब हो जाएगी। जब मालवाहक जहाज लोनमून शहर के बाहर पहुंचा तो अर्जुन बिना रुके तुरंत शहर की ओर दौड़ पड़ा ताकि शहर में स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन की खोज कर सके। पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं एक अंधेरे कमरे में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप छाया में बैठा था। दरवाजे के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी घबराया हुआ सा दिख रहा था। कमरे में बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की मेज के पीछे बैठा था। लकड़ी की मेज के नीचे बूढ़े आदमी की टांगों के बीच एक खूबसूरत औरत लेटी हुई थी। उसका सिर तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। बाद में बूढ़े ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। उसने अपने दाहिने हाथ से औरत का सिर थाम लिया। कलाई के हल्के से हिलने से औरत की आंखें तुरंत सफेद हो गईं। उसका पूरा शरीर पिघलकर तरल हो गया और सचमुच बूढ़े के शरीर में समा गया। बूढ़ा आदमी खुशी से मुस्कुराया और बोला, अंदर आओ। बाहर खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और दरवाजा धक्का देकर खोला। बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उदासीनता से देखा और कहा, सब कुछ मेरे पास आ गया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया और बूढ़े की तरफ देखा तक नहीं। उसने आदरपूर्वक कहा, बड़े भाई, इस समय कुछ बहुत मुश्किल है। हम सेंट्रल प्लेन से एक ओरिजिनल रियल मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रहे हैं। बोलते हुए अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज कांप रही थी। जाहिर है वह उस बूढ़े आदमी से बुरी तरह डर गया था। जब बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो उसने कहा, जो कहना है उसे पूरा करने में संकोच न करे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से अपना ठंडा पसीना पोंछा और कहा, हमने पहले ही एक स्वर्गीय जाल बिछा दिया है और गहन आकाश संप्रदाय ने प्रत्येक शहर के शीर्ष पर प्राचीन आत्मा पीछा करने वाले रत्न बिछा दिए हैं। हालांकि हमने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। यही कारण है कि मैंने आपके असुर समूह से कार्रवाई करने के लिए कहने का साहस किया। बूढ़ा आदमी पीछे झुक गया और आलस से बोला, इतनी बड़ी लड़ाई, फिर भी आप एक मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को नहीं पकड़ सकते? यह कैसा बकवास है। अध्याय 557 अंतर्धारा। हाँ, वह बदमाश प्रकृति संप्रदाय से है। उसके पास बहुत सारी चालें हैं। वह एक से ज्यादा बार हमारी घेरेबंदी से बच निकला है। विशेष रूप से चूंकि हमें उसका सटीक मार्ग नहीं पता है, इसलिए हम यह भी नहीं जानते कि उसने रत्न का पता लगाने से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाई। यह देखते हुए कि वह और आगे बढ़ गया है, यदि हम उसे सचमुच मध्य मैदानों में वापस लौटने देंगे तो हम सचमुच असफल हो जाएंगे। बूढ़ा आदमी अपनी उंगलियों से मेज पर हल्के से थपथपा रहा था, मानो कुछ सोच रहा हो। हर बार जब वह मेज पर थपथपाता तो अधेड़ डर के मारे कांप उठता। मेरा असुर समूह हमेशा से आपकी सेना के लिए बेहतरीन हत्या मशीनों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार रहा है। मैं इसके अलावा किसी और चीज के बारे में कभी नहीं पूछता, बूढ़े आदमी ने कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा, विभिन्न अंधेरी ताकतें पहले ही अपना काम कर चुकी हैं। यहां तक कि फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के हत्यारे भी काफी सक्रिय हो गए हैं। फिर भी हम उस बदमाश को पकड़ नहीं पाए। हम सचमुच शक्तिहीन हैं। हम केवल आपको आमंत्रित करने आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे। बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पुरस्कारों के लिए तुम्हारा लालच न होता तो तुम इतना बड़ा मजाक क्यों करते? हमारे पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल कलाकार भविष्य में अंधेरे ताकतों में खुद को कैसे स्थापित कर पाते? लेकिन तुमने जो कहा उसके बाद मुझे उस बदमाश में सचमुच दिलचस्पी हो गई है। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद के लिए असुर ग्रुप के कुछ सदस्यों को भेज दूं। जैसे ही वह बोला, बूढ़े आदमी ने ताली बजाई। एक युवक ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आया। वह लगभग 18 या 19 साल का था और वह मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया था।
अंदर आने के बाद वह हाथ नीचे करके किनारे पर खड़ा रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। 5वें स्तर का मूल रिटर्न। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा कड़वा था क्योंकि वह विनती कर रहा था, क्या आप एक स्वर्गीय युवान क्षेत्र असुर सदस्य भेज सकते हैं? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने कहा, ढीठ, क्या तुम मेरे असुर समूह को नीची नजर से देख रहे हो? मैंने 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग साधक को भेजकर तुम्हें पहले ही काफी इज्जत दे दी है। हमारे स्वर्गीय मूल क्षेत्र साधक का उपयोग स्वर्गीय स्क्रायर क्षेत्र में विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। हम निम्न स्तरीय साधकों पर अपने बहुमूल्य संसाधनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हाँ हाँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और केवल अपना आभार व्यक्त कर सका। बूढ़े आदमी ने युवक से कहा, लुओशेंग, 2 लोगों को ढूंढो और अपने साथ चलो। जाओ और सेंट्रल प्लेन से उस लड़के को पकड़ लाओ। नीचे जाओ। इसके साथ ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और लुओशेंग नामक युवा मार्शल कलाकार सम्मानपूर्वक कमरे से बाहर चले गए। दरवाजे के बाहर लुओशेंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा, मुझे वह सारी जानकारी बताओ जो तुम्हारे पास है और यह भी बताओ कि सेंट्रल प्लेन्स का आदमी आखिरी बार कहाँ दिखाई दिया था। पश्चिमी क्षेत्रों में पुष्प संगठन के भीतर कहीं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तालाब में एक खूबसूरत औरत बैठी थी। तालाब की सतह पर एक प्रेत था जो बिल्कुल औरत जैसा दिखता था। हाँ, तालाब के बाहर एक आदमी चुपचाप खड़ा होकर बोला, कृपया तुरुप का पत्ता हत्यारे को भेजने का आदेश दीजिए। तालाब की सतह पर मौजूद प्रेत स्त्री ने कहा, केवल अच्छी योग्यता वाले 1000 अच्छे पौधे ही एक योग्य हत्यारे को जन्म दे सकते हैं। केवल 1000 हत्यारों में से ही एक तुरुप का इक्का हत्यारा पैदा किया जा सकता है। क्या आप जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? आदमी ने सिर हिलाया। यह अधीनस्थ जानता है, लेकिन अगर हम गंभीरता से काम नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि अधिकारी आगे बढ़ जाएंगे। बाहर एक स्पष्ट संदेश है। पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारी पहले ही असुर समूह से मदद लेने जा चुके हैं। असुर समूह? पानी की सतह पर खड़ी परछाई ने अचानक अपना भाव बदल दिया। मैं समझ गई। मेरा ऑर्डर ले लो। 5 एलिमेंटल रिटर्न 6th लेयर एस किलर ले लो। याद रखना, नुकसान कम से कम करना। जब तक बहुत जरूरी न हो, असुर समूह के सदस्यों से मत लड़ो। मैं अभी उस बूढ़े आदमी को भड़काना नहीं चाहता। समझ गया। आदमी का शरीर चमक उठा और गायब हो गया। पश्चिमी क्षेत्रों में लोनमून सिटी। अर्जुन एक रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर खिड़की पर बैठकर खा पी रहा था और चुपचाप बाहर की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। यद्यपि वह लोनमून सिटी में जल्दबाजी में पहुंचा था, लेकिन यह सौभाग्य की बात थी कि वह स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन को खोजने में कामयाब रहा और उसने अपने शरीर पर उस फॉर्मेशन की शक्ति को पुनः स्थापित कर लिया। आयरन मैन को भी आराम और खाने की जरूरत थी। अर्जुन ने अपने दुर्लभ खाली समय का फायदा उठाते हुए थोड़ी देर आराम करने के लिए यह रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला। उसने नक्शा निकाला और अगले शहर की ओर देखा, लेकिन वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। पश्चिमी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अगला शहर बहुत मशहूर था। यहां तक कि मध्य मैदानों के योद्धाओं ने भी उसके बारे में सुना था। मूनगेजर सिटी। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर था। इसे कभी पश्चिमी क्षेत्रों ने अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। बाद में चूंकि मूंगजर शहर मध्य मैदानों की सीमा के अपेक्षाकृत निकट था, इसलिए इसकी राजधानी दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर दी गई। इस बीच पीछे छूटी प्राचीन राजधानी मूंगजर सिटी और भी समृद्ध हो गई, क्योंकि यहां कोई प्रतिबंध नहीं थे। मूंगजर शहर भी विश्व प्रसिद्ध भूमिगत एक्सचेंजों में से एक था। यहाँ विभिन्न देशों के मार्शल आर्ट के अभ्यासी एकत्रित होते थे और यहाँ तक कि दूसरे महाद्वीपों से आए संप्रदाय के अनुयायी और गद्दार भी आते थे। खासकर यह शहर, यह अभी भी आसमान का शहर था। यह बादलों में तैर रहा था। यह ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20,000 ली है। हम एक दिन से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। बस
मूंगजर शहर का वातावरण जटिल है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और नक्शा दूर रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाउतियन सेना इतनी उदार होगी कि उन्होंने राजधानी में स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का निर्माण किया। यह स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए अच्छी बात थी, लेकिन वर्तमान अर्जुन के लिए यह आवश्यक नहीं था। मालवाहक जहाज अभी भी लोनमून सिटी में माल उतार रहा था। लगभग 2 घंटे बाद ही वह उड़ान भरेगा। अर्जुन के पास अभी भी कुछ समय था। इस समय 2 मेजों के बाहर वाली मेज पर बैठे व्यक्ति ने अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया। उस मेज पर केवल 3 लोग थे, 2 पुरुष और एक महिला। उन 2 पुरुषों में से एक अत्यंत सुंदर था, दूसरा अत्यंत कुरूप, जबकि स्त्री का शरीर कंकाल के समान दुबला पतला था। वे तीनों ओरिजिन रिटर्न के चौथे स्तर पर थे। अर्जुन के लिए यह स्तर कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि वे तीनों अपने स्तर छिपा रहे थे। सुंदर आदमी ने कहा, पश्चिमी क्षेत्र की घटना ने इस बार काफी हलचल मचा दी है। हम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पानी को हिलाने के लिए यह बिल्कुल सही जगह है। उस बदसूरत आदमी का चेहरा दागों से भरा था। उसकी नाक आसमान तक उठी हुई थी, जिससे 2 काले नथुने दिखाई दे रहे थे। वह बेहद बदसूरत था। क्या हम अर्जुन को पकड़ लें? बदसूरत आदमी ने खाते हुए कहा। महिला ने शराब पी ली और बोली, इसे पकड़कर गहन आकाश संप्रदाय को दे दिया? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बदसूरत आदमी हंसा और बोला, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसे गहन आकाश संप्रदाय को देना चाहता हूं। चूंकि गहन आकाश संप्रदाय अर्जुन को इतना महत्व देता है, तो क्यों न हम गहन आकाश संप्रदाय के साथ अर्जुन को मार डालें? ओहो, यह तो अच्छा विचार है। सुंदर आदमी हंसा। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के ये घटिया लोग हाल ही में बहुत बुरे हो गए हैं। उनके मंसूबों को बर्बाद करने का मौका ढूंढना हमारे लिए दिलचस्प है। उनकी बातचीत से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे आकाश पंथ को अपनी दृष्टि में नहीं रखते थे। यह सुनकर अर्जुन को अजीब लगा। दुनिया में किस तरह के लोग गहन आकाश संप्रदाय का इतना तिरस्कार करते हैं? ऐसा नहीं था कि अंधकारमय शक्तियां 8 महान संप्रदायों के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकती थीं, लेकिन वे सभी बिखरे हुए थे और कभी एकजुट नहीं हुए। विशेष रूप से कुछ प्राचीन अंधकारमय शक्तियां थीं जिनका इतिहास बहुत पुराना था, तथा उनकी विरासतें 8 महान संप्रदायों से भी पुरानी थीं। दूसरी ओर महाद्वीप के कुछ देश सीधे तौर पर अंधेरे ताकतों के नियंत्रण में थे और वे कठपुतली शासन थे। ठीक इसी समय 5 मार्शल कलाकार नीचे से तेजी से ऊपर आए। वे सभी पांचों मूल वापसी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। मूल क्षेत्र से ऊपर और स्वर्गीय मूल क्षेत्र से नीचे के सभी योद्धाओं, तुरंत पूछताछ स्वीकार करें, नेताओं में से एक ने चिल्लाकर कहा। यद्यपि उन पांचों ने सामान्य मार्शल कलाकारों के कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी आभा स्पष्ट रूप से छद्म सैनिकों जैसी थी। अध्याय 658 छाया शिकारी। इस मंजिल पर ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। सिर्फ 4 मेजें थीं। एक मेज पर सिर्फ जियानिटियन क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर बाहर रखा गया। अन्य 3 मेजों पर अर्जुन और 3 रहस्यमय लोग थे। दूसरी मेज पर 7 मार्शल आर्टिस्ट बैठे थे। ये सातों कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खड़े होकर निरीक्षण में सहयोग करने की पहल की। सब बेवकूफ नहीं थे। सबको पता था कि जो 5 मार्शल आर्टिस्ट दौड़कर आए थे वे सैनिक थे, लेकिन अगर उन्होंने किसी को नहीं बताया तो कोई बात नहीं। कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि जोर से कह दे। पूछताछ के बाद सातों लोगों की मूल ऊर्जा विशेषताओं, हथियारों, दिखावे की भी जांच की गई और यहां तक कि उन्हें अपनी उंगलियों को काटने और खून की 2 बूंदें टपकाने के लिए भी कहा गया। यह तुम्हारा काम नहीं है, भाग जाओ। पांचों के नेता ने हाथ हिलाया और सातों मार्शल कलाकारों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। फिर वे पांचों 3 रहस्यमय मार्शल कलाकारों के बगल वाली मेज पर पहुंचे। अग्रणी सैनिक ने कहा, खड़े हो जाओ।
उन तीनों में से केवल बदसूरत आदमी ही खड़ा हुआ, लेकिन उसने जांच में सहयोग करने के लिए ऐसा नहीं किया। ये पापा खा रहे हैं, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? भाग जाओ, खुद को नीरस मत बनाओ। बदसूरत आदमी बोलते हुए मुर्गे की टांग चबाता रहा। अग्रणी सैनिक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, छोटे चौथे स्तर के मूल लौटने वाले मार्शल कल्टीवेटर, क्या आप ऐसा कहकर मौत को आमंत्रित कर रहे हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बदसूरत आदमी का दाहिना हाथ अचानक कांप उठा और एक भयंकर युआन क्यूई बाहर निकल आई, जिससे पांचों सैनिक 3 मीटर पीछे हट गए। पांचों सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उस बदसूरत आदमी की ताकत असाधारण थी। कोई परेशानी मत करो, ईमानदारी से जांच करवाना ही बेहतर है, पांचों सैनिक एक साथ चिल्लाए। इसके तुरंत बाद उनके शरीर फटने लगे और उनका राक्षसी रूपांतरण पूरा हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने एक पल सोचा। पहले उसे शक था कि गहन आकाश संप्रदाय ने पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ युद्ध साधकों को अर्ध राक्षस शरीरों में बदल दिया है और उन्हें उसे पकड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी बना दिया है। अब ऐसा लग रहा था कि न केवल अंधेरे ताकतों को गहन आकाश संप्रदाय की मदद मिली, बल्कि पश्चिमी क्षेत्रों की सेना के लोग भी थे जिन्होंने राक्षसी परिवर्तन के शोधन में भाग लिया। ओह, दहाड़, दहाड़! बदसूरत आदमी तुरंत उत्तेजित हो गया। यह वही अर्ध राक्षस शरीर है जिस पर गहन आकाश संप्रदाय को गर्व है। आज सचमुच आंखें खोलने वाला दिन है। मैं अनुभव करना चाहता हूं कि तुम्हारा अर्ध राक्षस शरीर कितना शक्तिशाली है। जैसे ही उसने यह बात कही, चौथे स्तर के बदसूरत मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार की भुजाएं कांपने लगीं, क्योंकि वह 5 अर्ध दानव दिग्गजों की ओर बढ़ रहा था। जहां तक पांचों सैनिकों की बात है, वे सभी मूल वापसी चरण के 7वें स्तर पर थे। इसलिए उन्होंने अपनी नजरों में किसी भी प्रकार के बदसूरत आदमी को नहीं रखा। दोनों सैनिक एक साथ आगे आए। उनकी मांसल भुजाएं कांप रही थीं और उन्होंने अपनी बड़ी मुट्ठियां उस बदसूरत आदमी के चेहरे पर मारी। मुझे तुम्हारी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करने दो। बदसूरत आदमी पीछे नहीं हटा और मुक्कों से वार करने लगा। तीनों की मुट्ठियां आपस में टकराईं और बदसूरत आदमी तुरंत उड़ गया। जैसे ही वह मेज और कुर्सी से टकराने वाला था, सुंदर आदमी और दुबली पतली महिला एक साथ उठे और अपनी कोमल युआन क्यूई की 2 लटों से उस बदसूरत आदमी का स्वागत किया। हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम इतने काबिल हो, तो तुम तो बस एक बेकार चीज हो। सैनिक जोर से हौंस पड़े। बदसूरत आदमी की छाती ऊपर नीचे होने लगी और उसने मुंह भर खून थूक दिया। यह दृश्य देखकर अर्जुन भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सुंदर आदमी मुस्कुराया और बदसूरत आदमी की पीठ थपथपाते हुए बोला, कैसे हो? उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। बदसूरत आदमी ने अपने मुंह के कोनों को पोंछा और बोला, लगता है कि अर्ध दैत्य शरीर वास्तव में मनोरंजन के लिए नहीं है। इस कूड़े के झुंड की ताकत आश्चर्यजनक है। उनके बचाव को तोड़ना आसान नहीं है। छांगजुन, मुझे अपना उच्च श्रेणी का पृथ्वी हथियार खंजर उधार दो। ले लो। सुंदर आदमी मुस्कुराया और बदसूरत आदमी के हाथ में एक छोटा सा काला खंजर थमा दिया। यह खंजर बहुत ही तेज था, बस हथेली जितना लंबा। लेकिन जब उस बदसूरत आदमी ने खंजर उठाया तो उसके पैरों तले की जमीन अचानक धंस गई। अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। लग रहा था कि यह खंजर बहुत भारी होगा। उस बदसूरत आदमी ने अपनी युआन क्यूई का एक हिस्सा फर्श को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी फर्श धंस गया। इस खंजर का वजन कम से कम 10,000 किलोग्राम था। यह अर्जुन के 3 मीटर वाले कृपाण के लगभग बराबर था। यह वाकई बहुत दुर्लभ था। बदसूरत आदमी ने खंजर तौला और हंसते हुए कहा, 5 छोटे बच्चों, तुम्हारे बदसूरत मालिक ने आज तुम्हें इस रेस्तरां से बाहर जाने से रोक दिया है। कितना बदसूरत आदमी है। पांचों सैनिक जोर से हंसे और तुरंत उस बदसूरत आदमी को घेर लिया। उस बदसूरत आदमी के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसने अपना शरीर नीचे किया
और उन पांचों की कतार में आ गया। उस बदसूरत आदमी का शरीर बंदर जैसा फुर्तीला था। जैसे ही वह 5 लोगों के समूह पर टूट पड़ा, उसने बाएं पैर से जमीन पर जोर से थप्पड़ पाया और उसका शरीर हवा में उछल गया। उसके हाथ में खंजर तेजी से घूम गया और एक सिपाही का सिर वहीं फट गया। फिर उसने अपना दाहिना पैर दूसरे सिपाही की बाह में फंसाकर शरीर घुमाया। उसने खंजर दूसरे सिपाही की गर्दन के पिछले हिस्से में घुसा दिया और अपने दाहिने हाथ से खंजर के हैंडल पर जोर से थपकी दी। दूसरे सैनिक की गर्दन में प्रखर युआनची ने खंजर को छेद दिया। इसके अलावा खंजर में कोमल युआनची जैसी अजीब सी चिपचिपाहट थी। जैसे ही वह सैनिक की गर्दन से निकला, वह अचानक आधा घूम गया। उसकी लचीलापन ऐसी थी मानो उसे किसी समझदार हथेली ने थाम रखा हो। खंजर ने लगातार 3 बार जे का निशान बनाया तथा अन्य 3 मार्शल कलाकारों की गर्दन को आश्चर्यजनक निपुणता के साथ छेद दिया। मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर 5 अर्ध राक्षस सैनिक उस बदसूरत आदमी के हाथों में 3 सेकंड भी जीवित नहीं रह सके। अंत में खंजर एक फुंफकार के साथ उड़ गया और तुरंत अर्जुन की भौहों के बीच लगभग 1 इंच की दूरी पर रुक गया। खंजर अर्जुन के सामने मंडरा रहा था और कंपन से गूंज रहा था। युआन क्यूई उसे अतुलनीय सटीकता से नियंत्रित कर रहा था। अर्जुन के हाव भाव नहीं बदले। वह अब भी गिलास हाथ में लिए हल्के हल्के पी रहा था। उसके सामने तैरता खंजर बस 1 इंच आगे बढ़ने से पहले ही सीधे उसकी भौहों के बीच में जा लगा। तुम छुप तो नहीं रहे हो? बदसूरत आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, आप मुझे मारना नहीं चाहते, मैं क्यों छिपूं? ओह, दिलचस्प है। बदसूरत आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और खंजर आज्ञाकारी ढंग से एक जीवित प्राणी की तरह उसके हाथ में वापस आ गया। खूबसूरत आदमी ने मुट्ठियां भींचकर अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। दोस्त बहुत हिम्मत वाले होते हैं। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। हम तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। तुम्हारे पीने में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं। इतना कहकर उस सुंदर आदमी ने खंजर ले लिया और बोला, चलो चलें। तीनों मुड़े और चले गए। जैसे ही वे नीचे जा रहे थे, उस खूबसूरत आदमी ने अचानक अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया। क्या यह हो सकता है कि आप वही महान अर्जुन हो? हालांकि इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, वे तीनों पहले ही मुस्कुराकर नीचे चले गए। अर्जुन ने शराब का गिलास हाथ में लिया और खुद से बुदबुदाया, अब तो सचमुच रौनक आ गई है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि शैडो हंटर भी आएगा। डार्क शैडो हंटर एक प्राचीन और रहस्यमयी किंवदंती थी। इस संगठन का नाम नाइट डेमन था और नाइट डेमन के सदस्यों को डार्क शैडो हंटर्स कहा जाता था। अधिकतर लोगों का मानना था कि नाइट डेमन संगठन का कोई अस्तित्व ही नहीं है और यह एक आतंकवादी ताकत है जिसे लोगों ने गढ़ा है। हालांकि अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि यह शक्ति वास्तविक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन को अपने पिछले जीवन में नाइट डेमन से एक अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण मिला था, लेकिन आदित्य ने उस समय इनकार कर दिया था। इस रात्रि दानव संगठन का इतिहास अभी भी बहुत अस्पष्ट था और बहुत से लोग इसके बारे में वास्तव में नहीं जानते थे। अध्याय 559 मुंगाजर शहर। किसी संप्रदाय, विशेषकर महत्वाकांक्षी संप्रदाय, के लिए विश्व में जीवित रहने हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था आत्म अनुशासन। स्वर्गीय गहन संप्रदाय को ही उदाहरण के तौर पर लीजिए। जब स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पूर्वजों ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय की स्थापना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से एक न्यायालय स्थापित किया। न्याय भवन का एकमात्र कार्य यह था कि जब जुआनजोंग संप्रदाय पर भ्रष्ट बुजुर्गों द्वारा आरोप लगाया जाता था, तो न्याय भवन के ये रहस्यमय सदस्य शक्तिशाली तरीकों से संप्रदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे और वे संप्रदाय मास्टर के आदेश के बिना सत्ता में बैठे लोगों को सीधे मार सकते थे। इसलिए न्याय भवन के सदस्यों की योग्यताएं बेहद कड़ी थीं। न्याय भवन में प्रवेश पाने के लिए एक मार्शल कलाकार को 18 कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था।
न्याय कक्ष में प्रवेश के लिए केवल शक्तिशाली प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं थी, साथ ही व्यक्ति में अद्वितीय युद्ध चेतना, युद्ध कला की समझ, युद्ध तकनीकों की गहन समझ और युद्ध प्रवृत्ति का सहज ज्ञान होना आवश्यक था। भले ही आपके पास भयानक 3 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन हो, फिर भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उसकी जगह केवल एक स्वर्गीय ग्रेड मेरिडियन वाला व्यक्ति प्रवेश कर गया हो। आपकी प्रतिभा का मतलब यह नहीं कि आप में लड़ने की अच्छी समझ है। असल जिंदगी में आम लोगों को अक्सर छोटे कद के लोग ताकतवर लोगों को हरा देते हैं। इसे ही लड़ाई कहते हैं। और मार्शल आर्ट की दुनिया में भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि न्याय कक्ष के सदस्यों का चयन वर्तमान संप्रदाय गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाना था, न कि किसी बुजुर्ग द्वारा नियुक्त किया जाना था। दूसरे शब्दों में, गहन आकाश संप्रदाय के भीतर भी अधिकांश लोगों को यह पता नहीं था कि ऐसा कोई रहस्यमय संगठन था। हालांकि हकीकत हमेशा नाटकीय रही। न्यायिक सदन की ताकत ने उन्हें टेढ़े रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के शीर्ष उन्मादियों के इस समूह ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने चुपचाप गहन आकाश संप्रदाय को छोड़ दिया और अपना अलग गुट बना लिया। वास्तव में न केवल स्वर्गीय गहन संप्रदाय का ऐसा रहस्यमय संगठन था, बल्कि इसकी स्थापना के प्रारंभिक चरण में हाओरन संप्रदाय सहित अन्य संप्रदाय भी थे। इन शीर्ष संप्रदायों, सबसे रहस्यमय और शीर्ष विशेषज्ञों ने सामूहिक रूप से दल बदल कर लिया था, जिससे उस समय मार्शल दुनिया में भारी हंगामा मच गया था। और इन लोगों ने मिलकर नाइट डेमन नामक एक संगठन का गठन किया था। हजारों साल बीत चुके थे और रात्रि दानवों का 8 महान संप्रदायों से कोई संबंध नहीं था। फिर भी वे अभी भी रहस्यमय तरीके से अस्तित्व में थे और अज्ञात तरीकों से सबसे श्रेष्ठ मार्शल कलाकारों को निगलते रहे। उस समय रात्रि दानव आदित्य पर मोहित हो गया था और उसे अपने वश में करने के लिए उसने हर तरह के बल प्रयोग और प्रलोभन का सहारा लिया। अंततः उसकी योजना विफल हो गई। अर्जुन ने शराब का प्याला थाम लिया और ऊपर से जा रहे तीनों लोगों को देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया, इतने सालों बाद भी नाइट डेमन के सदस्यों की ताकत कम नहीं हुई है। वे सिर्फ विशेषज्ञों में से विशेषज्ञों को और कुलीनों में से कुलीनों को ही चुनते हैं। हालांकि उसने 12 संयुक्त परीक्षाओं में चैंपियनशिप जीती थी, फिर भी नाइट डेमन्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। यह देखा जा सकता था कि सदस्यों के चयन में उनकी शर्तें कितनी सख्त थीं। अर्जुन के लिए रेस्तरां छोड़ने और मालवाहक उड़ान जहाज पर सवार होकर अगले गंतव्य मूनगेजर शहर की ओर जाने का लगभग समय हो गया था। संयोगवश जब अर्जुन ने माल रखा तो उसकी मुलाकात 3 छाया शिकारियों से हुई। इन लोगों का न कोई आधार था, न कोई सिद्धांत, न कोई उद्देश्य। वे जो कुछ भी करते थे वह पूरी तरह से उनकी निजी प्राथमिकताओं पर आधारित होता था। कभी कभी वे लगातार एक उच्च स्तरीय संप्रदाय के 100 से ज्यादा अनुयायियों की हत्या सिर्फ इसलिए कर देते थे क्योंकि वह उन्हें दिलचस्प लगता था। अर्जुन का इन लोगों के साथ कोई भी संपर्क रखने का इरादा नहीं था, न ही वह उनके साथ कोई टकराव पैदा करने में रुचि रखता था। मालवाहक उड़ान जहाज की गति के कारण गंतव्य तक पहुंचने में 1 दिन से भी कम समय लगा। बादलों के असीम समुद्र के भीतर पश्चिमी क्षेत्रों की एक भव्य पुरानी राजधानी उसके सामने प्रकट हुई। उड़ता हुआ जहाज धीरे धीरे मूंगजर शहर के किनारे पर पहुंचा और अपना माल उतारने लगा। अर्जुन और तीनों शैडो हंटर्स भी एक एक करके जहाज से उतर गए। अर्जुन ने उन तीनों के शहर में प्रवेश करने का इंतजार किया और फिर नक्शा निकालकर उसे ध्यान से देखा। स्थिति आशावादी नहीं थी। उस समय जब मूंगजर शहर पश्चिमी क्षेत्रों की राजधानी था, तब भी यह जमीन पर ही था। राजधानी के स्थानांतरित होने के बाद इसका कई बार विस्तार हुआ और बाद में अंधेरी ताकतों के कई विशेषज्ञों ने इसे आकाश में धकेल दिया। आज का मूंगजर शहर अब पहले जैसा नहीं रहा तथा इसका कुल क्षेत्रफल 3 गुना से भी अधिक हो गया है।
सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि मूनगेजर सिटी आसमान में तैर रही थी, धीरे धीरे घूम रही थी। दूसरे शब्दों में, अर्जुन के हाथ में नक्शे पर चिह्नित शहर का निर्धारण नहीं किया जा सका। नक्शे पर स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन मूंगजर शहर के पूर्वी द्वार के बाहर स्थित था। विस्तार के बाद इसे पहले ही सेंट्रल बन जाना चाहिए था। शहर का कई बार विस्तार किया गया और इसे 3 रिंगों में विभाजित किया गया। पहली रिंग मूल पुराना शहर था और दूसरी रिंग और तीसरी रिंग बाद में जोड़ी गईं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने मन ही मन मध्य क्षेत्र के लिए 4 लक्ष्य बिंदु बनाए। ये चारों लक्ष्य बिंदु शहर के पूर्वी हिस्से बनने की क्षमता रखते थे। अपने हृदय में सामान्य दिशा की पुष्टि करने के बाद उसने शहर में कदम रखा। जैसे ही वे भव्य मुंगजर शहर में दाखिल हुए, शोरगुल भरी आवाजों की एक लहर उनकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वे शहर के द्वार में दाखिल हुए, पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी विशाल दास बाजार। गुलामों के बाजार में 100 से ज्यादा स्टॉल थे। हर स्टॉल पर युवा पुरुष और महिलाएं, राक्षस पुरुष और महिलाएं और यहां तक कि अच्छी खासी ताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद थे। शोरगुल भरी भीड़ के बीच लोग लगातार प्रदर्शनी स्थल पर आते और दासों के मुंह खोलते, जैसे कि वे पशुओं की जांच कर रहे हों, या फिर दासों को वहीं पर नंगा कर देते और ध्यानपूर्वक उनकी जांच करते। मूनगेजर सिटी संदिग्ध भूमिगत लेन देन से भरी हुई थी और यह लगभग हर वह चीज खरीद सकती थी जिसे बाहरी दुनिया नहीं खरीद सकती थी। इसमें चोरी की गई भंडारण अंगूठियां, विभिन्न शक्तिशाली संप्रदायों के खजाने और यहां तक कि कुछ शक्तियों के दुश्मन भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, यदि अर्जुन को अंधेरे बलों द्वारा पकड़ लिया गया था, तो एक संभावना यह थी कि उसे सीधे गहन आकाश संप्रदाय में भेज दिया जाएगा और दूसरी यह थी कि उसे नीलामी के लिए मूनगेजर शहर ले जाया जाएगा। अर्जुन दास बाजार के बाहरी किनारे पर चलते हुए स्टैंड पर रखे दासों को देख रहा था। तथाकथित गुलामों के चेहरे भावहीन थे और उनकी आंखों में राख थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत पहले ही अपनी नियति स्वीकार कर ली थी और प्रतिरोध करना छोड़ दिया था। सरेआम गुलामों की नीलामी के लिए ताकतवर लोग तैनात थे। वे कोड़े लिए हुए गुलामों को पीटते रहते थे। जिन गुलामों को पीटा जाता था, वे इसलिए नहीं कि वे अज्ञाकारी थे, बल्कि इसलिए कि कोई उनकी चीखें सुनना चाहता था। क्या वे इतने दयनीय थे कि खरीदारों के दिलों में खून की प्यास पैदा हो जाए? अर्जुन अब इस तरह की जगह पर और अधिक समय तक नहीं रह सकता था, इसलिए उसने सीधे घूमकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने की तैयारी की। लेकिन इस समय एक मजबूत आदमी की तेज चीख ने अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया। इधर आओ, यह एक शेर दानव आदमी है। खासकर जब से इसे इंसानों ने पाला है, यह मानव सभ्यता में बहुत कुशल है। इस तरह का गुलाम होना आम बात नहीं है। सभी लोग जल्द से जल्द अपना कदम उठाएं ताकि कोई और इसका फायदा न उठा सके। शेर दानव आदमी? अर्जुन अचानक रुक गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। यह देखकर अर्जुन के माथे की नसें अचानक उभर आईं। उस प्रदर्शनी स्टैंड पर एक आदमी बंधा हुआ था। वह सिर झुकाए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका पूरा शरीर कोड़ों से ढका हुआ था। उसकी त्वचा पर कई दरारें थीं। उसके कपड़ों पर खून पहले ही लग चुका था और वह उन्हें फाड़ नहीं पा रहा था। और यह व्यक्ति वास्तव में अर्जुन का राक्षस मित्र चेन हेंगजुन था। अध्याय 560 दास बाजार को लेकर हंगामा मचाओ। अर्जुन के मन में हमेशा से चेन हेंग के लिए अच्छी भावनाएं रही थीं। वह इस लोहे की हड्डी वाले राक्षस पुरुष की, खासकर चेन हेंग की, जो मानव जगत की सभ्यताओं के लिए तरसता था। उसे वह जीवन पसंद था जो आजादी और खुशी से आता जाता रहता था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन हेंगजुन को पकड़ लिया जाएगा और फेयुन मंदिर में झियांग नान से अलग होने के बाद से उसे गुलाम के रूप में बेच दिया जाएगा। इस समय जब अर्जुन ने चेन हेंगजुन की दयनीय स्थिति देखी, तो उसके दिल का गुस्सा बादलों को चीरता हुआ मानो फूट पड़ा। उसने सोचा कि काश वह अभी दौड़कर उन सभी को मार डालता जिन्होंने चेन हेंगजुन को प्रताड़ित किया था। हालांकि
उनकी तर्कसंगतता ने उन्हें बताया कि ऐसा करने से चेन हैंगजुन बच नहीं पाएगा, बल्कि वह फंस जाएगा। अगर वे लोग चेन हैंगजुन को पकड़कर खुलेआम यहां बेच पाए तो जरूर कोई शक्तिशाली अंधेरी ताकत उनके पीछे होगी। अगर उन्होंने उसे जबरदस्ती लूटा तो जरूर और भी मुसीबतें आएंगी। अर्जुन ने खुद को शांत करने के लिए लगातार 3 गहरी सांसें लीं। वह जल्दी से प्रदर्शनी स्टैंड की ओर बढ़ा और चेन हैंगजुन से, जो घुटनों के बल सिर झुकाए बैठा था, फुसफुसाया, भाई चेन। चेन हैंगजुन ने जब यह आवाज सुनी तो मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी उलझन से भरी थीं। यह मैं हूं, जियांग बेई। अर्जुन ने चेन हैंगजुन को अपना छद्म नाम बताया और कहा, मैंने अपना रूप बदल लिया है। चेन हैंगजुन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और बहुत जल्दी से कहा, जल्दी करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम इन लोगों के समूह को नाराज नहीं कर सकते। चेन हैंगजुन के सूखे होंठ देखकर अर्जुन को लगा जैसे उसके दिल पर चाकू से वार किया जा रहा हो। उसने जल्दी से शराब का एक छोटा बर्तन निकाला और उसे थमाते हुए कहा, बकवास मत करो, थोड़ी शराब पी लो और अपनी आत्मा को मजबूत करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। दास के प्रभारी व्यक्ति ने यह दृश्य देखा। मूल प्रतिफल के 8वें स्तर वाला एक बलवान व्यक्ति हाथ में एक स्टील का कोड़ा लिए तेजी से वहां आया। उसने स्टील का कोड़ा अर्जुन की नाक पर तानते हुए कहा, दास को खाना नहीं खिलाना चाहिए, यह नियम है। भगवान ही जाने खरीदार गुलाम को क्या खिलाएगा। अगर उसने गुलाम को जहर खिला दिया तो विक्रेता को भारी नुकसान होगा। अर्जुन की आंखों में बर्फीली ठंडक चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं इस राक्षस दास को खरीदूंगा। हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर तुरंत भाव उतर आए। वह मुस्कुराया और बोला, मेहमान की नजर बहुत अच्छी है, यह राक्षस नर। बकवास की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बोलो। अर्जुन ने हाथ हिलाकर बीच में ही टोक दिया। इस गुलाम की कीमत 120 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। उस मजबूत आदमी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। 12 करोड़ सोने के सिक्के? तुम मुझसे सीधे एक शहर क्यों नहीं मांग लेते? बलवान व्यक्ति बोला, मैं अभी तुम्हें इससे परिचित कराने ही वाला था। यह दास इतना मूल्यवान क्यों है? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यही कीमत है। या तो आप उसे खरीदने के लिए पैसे छोड़ दें या फिर हटकर दूसरों के लिए रास्ता साफ कर दें। यहां के शोरगुल ने तुरंत और भी खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी ने चेन हेंग को घेर लिया और वे चेन हेंग में काफी दिलचस्पी भी ले रहे थे। अर्जुन जानता था कि विक्रेता बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर वह पैसे से समस्या का समाधान कर सकता तो अर्जुन के लिए यह कोई समस्या नहीं होती। ये 3 अयस्क पर्याप्त हैं। अर्जुन ने आग जलाने वाले पीले क्रिस्टल पत्थरों के 3 टुकड़े निकाले और उन्हें प्रदर्शनी स्टैंड पर फेंक दिया। अग्नि जलाने वाला पीला क्रिस्टल पत्थर मध्यवर्ती श्रेणी के पृथ्वी हथियारों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक था और इसका बाजार मूल्य बहुत अधिक था। अचानक भीड़ में से एक जोरदार आवाज आई। हट्टे कट्टे आदमी ने झट से तीनों अयस्क अपने हाथों में थाम लिए, मानो कोई खजाना हाथ में ले लिया हो। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। क्या मैं अब किसी को ले जा सकता हूं? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। हट्टे कट्टे आदमी ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं अभी गलत था। इस गुलाम की कीमत 22 करोड़ है। तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम सच में अपनी बात से मुकर गए? भले ही यह एक भूमिगत व्यापारिक बाजार है, फिर भी तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। कबीले के अपने कानून और नियम थे और अंधेरी ताकतों के भी अपने नियम थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। हट्टे कट्टे आदमी ने साफ देखा कि अर्जुन एक नौसिखिया है और अर्जुन का दरवाजा खटखटाना चाहता था। क्या आप अस्थायी रूप से कीमत बढ़ा सकते हैं? खरीदार मोलभाव कर सकता है तो विक्रेता स्वाभाविक रूप से कीमत बढ़ा सकता है ना? वह हट्टा कट्टा आदमी शरारत से मुस्कुराया और भीड़ की ओर देखने लगा। यह सही है, यह सत्य है। अप्रत्याशित रूप से
भीड़ में बड़ी संख्या में लोग तुरंत चिल्ला उठे। हट्टा कट्टा आदमी अर्जुन की ओर मुस्कुराया और बोला, अगर आप इसे नहीं खरीदेंगे तो कोई और इसे खरीद लेगा। हाँ हाँ, मैं इसे खरीदूंगा, मैं अधिक कीमत देना चाहता हूं। किसी ने तो पहले ही हंगामा शुरू कर दिया था। ये लोग किसी राक्षस पुरुष के लिए इतनी बड़ी कीमत तो बिल्कुल नहीं चुकाएंगे। वे तो बस मजा देख रहे थे, उन्हें किसी बड़ी बात की परवाह नहीं थी। वे तो साफ तौर पर मजा ढूंढ रहे थे। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, 220 मिलियन, यह तय हो गया? क्या कीमत फिर से बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहां बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर मैं और लोग जोड़ दूं तो हमारी चीजें और कौन खरीदेगा? हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। ठीक है। अर्जुन ने आग जलाने वाले पीले क्रिस्टल पत्थरों के 3 टुकड़े निकाले और उन्हें बलवान आदमी की ओर फेंकते हुए कहा, अपनी चीजें ले लो और मैं उन्हें ले जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन स्टैंड पर कूद गया और चेन हेंगजुन को खोल दिया। चेन हेंगजुन ने कृतज्ञता से अर्जुन की ओर देखा और अपराध बोध से कहा, मैंने भाई जियांग को पैसा बर्बाद करने पर मजबूर किया। इंतजार। तभी हट्टा कट्टा आदमी अचानक अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। हट्टा कट्टा आदमी के पास एक और आदमी था जो धीमी आवाज में फुसफुसा रहा था। तुम अब भी कीमत बढ़ाना चाहते हो? अर्जुन का गुस्सा अब और नहीं दबा। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ और किसी भी समय अपना हथियार जलाने के लिए तैयार था। हालांकि हट्टा कट्टा आदमी अब नहीं हंसा, बल्कि उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने 6 अग्नि दहनशील पीले क्रिस्टल अर्जुन को सौंप दिए और कहा, माफ कीजिए, हम अब इस गुलाम को नहीं बेचेंगे। तुमने कहा था कि अगर तुम नहीं चाहोगे तो इसे नहीं बेचोगे। तुम्हें मुझे कोई कारण बताना होगा। अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और उसकी युआन क्यूई उछलने लगी। इस बार खरीदार भी इस पर ध्यान नहीं दे पाए। किसी ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, चलो हंगामा करते हैं। अगर हम कीमत तय करने के बाद भी इसे नहीं बेचते तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या ऐसा करके आप अपना ट्रेडमार्क नष्ट नहीं कर रहे हैं? उस मजबूत कद के व्यक्ति की आंखों में निर्दयता झलक रही थी, लेकिन इतने सारे लोग उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह वास्तव में सबके खिलाफ नहीं जा सकता था। हट्टे कट्टे आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बेचने से इनकार करता हूं, लेकिन मैं बेच नहीं सकता। सेना ने अपनी बात रख ली है। उन्हें पता चला है कि अर्जुन ने एक बार फेयुन मंदिर में एक शेर दानव आदमी के साथ बातचीत की थी। अभी वे सभी मूल क्षेत्र के शेर राक्षसों की खोज कर रहे हैं और उन्हें कड़ी पूछताछ के लिए वापस ला रहे हैं। इस बिंदु पर मजबूत आदमी भीड़ पर चिल्लाया, धिक्कार है उस पर, कितनी शर्म की बात है। उसे जो व्यवसाय मिला है वह बहुत बुरा है। यह सुनकर कि यह सेना का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, किसी और के पास कहने को कुछ नहीं था। हालांकि अंधेरी ताकतें सेना से नहीं डरती थीं, फिर भी उन्हें कुछ तो सम्मान देना ही था। नहीं, आज मुझे किसी की जरूरत है। अर्जुन के हाथ में विशाल कृपाण कांप उठा और उसने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, मुझे उस व्यक्ति को ले जाना होगा। हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, साले, क्या तू यहां मुसीबत खड़ी करना चाहता है? उसके हाथ के एक इशारे से 17-18 बलवान आदमियों ने उसे तुरंत घेर लिया। उनमें से प्रत्येक मूल वापसी क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर का था। वे उच्च स्तरीय युद्ध कलाकार थे जो विशेष रूप से दासों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। अर्जुन ने प्रदर्शनी स्टैंड पर सभी अग्नि जलते पीले क्रिस्टल पत्थरों को फेंक दिया और बलवान पुरुषों पर ब्लेड की रोशनी गिरा दी। भाई चेन, चलो चलें। उसने चेन हेंगजुन का हाथ पकड़ा और शहर से बाहर भाग गया। रोको उसे। अर्जुन ने 1 दर्जन या उससे अधिक ताकतवर आदमियों में से 3 को मौके पर ही मार गिराया। इस बार तो बड़ी गड़बड़ हो गई।